Today is day 3. Anyone who has joined today only? पहला दिन है किसी का? जी सर मेरा। Okay. Yes, sir. Also me. Okay. I hope you both would have received video. आपका लॉगिन आपको मिल गया होगा. So जो डे 1 एंड डे 2 के वीडियोस थे वो अपलोडेड हैं सिस्टम में. ठीक है। And sir, I also see both video. You have watched already. नो सर, मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैंने कल ही ज्वाइन करा था, तो मैं रिपोर्ट टाइम नहीं एक्सेस मिल तो मिल पाया। गया है ना, मतलब हाँ, एक्सेस तो एक्सेस दी मिल है. गया। आशुतोष, हाउ अबाउट यू? है सर। आई मैंने दोनों वीडियो देख लिया था, बट अच्छा. कुछ नोट्स वगैरह आई थिंक आप बात कर रहे थे, सिलेबस ये सब वो शेयर करना, वो मेरे पास कंटेंट नहीं आया है। सिलेबस वो वीडियोस में ही है. एनीवेज डे 1 डे 2 में जब शेयर किया था तो उसी में वो सिलेबस था. बट एनीवेज आप पीडीएफ वाला कंटेंट उनसे मांग सकते हैं कि यार नेटवर्क क्लाउड में अच्छा, जिनसे भी आपने एडमिशन लिया आप उनको बोलिएगा कि मैम मुझे जो सिलेबस है वो आप शेयर कर दो, तो वो पीडीएफ में आपको शेयर कर देंगे. ठीक है. अच्छा, थैंक यू। ऑलराइट, तो डे 1 डे 2 के वीडियोस आप देख लेंगे. बाकी के टॉपिक्स जो हैं वो एक बार क्विकली रिकैप कर देता हूँ. सो हमने डे 1 में कोर्स के बारे में अंडरस्टैंड किया था. इंट्रोडक्शन टू द इंटायर कोर्स, कैसे करना है, किसके लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या है, किसके लिए चाहिए, राइट, और क्या कंटेंट कवर करेंगे. हियर इट इज. एंड डाउट्स हम लोग कैसे लेंगे, लैब कैसे होगा, रिकॉर्डिंग्स कैसे अवेलेबल होंगी. ओवरऑल सेशन का ड्यूरेशन 13 से 14 क्लास में विल बी, दिस इंटायर सेशन विल बी ओवर. However, it is depends on the questions being asked in the session. स्टेज 1 स्टेज 2, दिस इज़ अ करियर काइंड ऑफ कि आपको प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंडिंग के बाद और क्या क्या कर लेना चाहिए और ज़्यादा करियर सेफ गार्ड करने के लिए. एंड देन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेक्निकली टॉपिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, इनके डिफरेंसेस, इनके बारे में. फिर हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था कि हाइब्रिड क्लाउड क्यों इम्पॉर्टेंट है या किसके लिए यूज़ हो सकता है. तो वी टॉक अबाउट डेटा रेजिडेंसी, डेटा, राइट. फिर हमने फीचर एंड बेनिफिट्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, स्केलेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, राइट, एजिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हाई अवेलेबिलिटी, प्रिडिक्टिव कॉस्ट कंसीडरेशन, इतना तक हमने अंडरस्टैंड किया था अभी तक. डे 3 आज है. डे 3 के लिए हमने टॉपिक्स पार किए हुए थे. दैट विल अंडरस्टैंड अजूर जियोग्राफी, अजूर फंक्शनैलिटी, सॉरी रिडंडेंसी एंड अजूर हायरार्की. तो इनके बारे में आज स्टार्ट करना है. ओके. फर्स्ट विल टॉक अबाउट अजूर जियोग्राफी. जियोग्राफी का मतलब होता है जियोग्राफिकली कहाँ कहाँ पे अजूर प्रेजेंट है. राइट. सो अजूर जो है, अजूर का प्रेजेंस होने का मतलब है कि कहाँ कहाँ पे अजूर के डेटा सेंटर्स हैं, सो दैट हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ कि हम कहाँ कहाँ अपने वर्क आइटम्स या अपने रिसोर्सेज लॉन्च कर सकते. अजूर जियोग्राफी में दो कंसेप्ट, टेक्स्ट, टर्मिनोलॉजी, वर्ड ऐसे हैं जिनको समझना जरूरी है. एक तो कंसेप्ट है रीजन का एंड दूसरा है अवेलेबिलिटी जोन का. राइट. रीजन का मतलब हिंदी में इसको क्षेत्र बोलेंगे. क्षेत्र का मतलब एक क्षेत्र यानी एक एरिया. राइट. जैसे एनसीआर, एनसीआर इज अ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन. रीजन हमेशा एक काफ़ी बड़े एरिया को दर्शाता है, काफ़ी बड़े एरिया को दिखाता है. टोटल जितने काफ़ी सारे ऐसे एरिया, एक एरिया इधर इंडिया में, एक एरिया कहीं और इंडिया में ही दूसरी जगह, एक एरिया किसी और कंट्री में, एक एरिया किसी और कंट्री में. कुछ आइडेंटिफाइड स्पॉट्स या एरिया ऐसे हो सकते हैं जिनको हम रीजन बोलेंगे क्लाउड की भाषा में, क्लाउड की जियोग्राफी की लैंग्वेज. रीजन वो जगह होती है जहां पे एटलीस्ट 3 डेटा सेंटर्स होते हैं.
अजोर के अलावा जो AWS और GCP के क्लाउड्स हैं उनमें डेटा सेंटर के कंसेप्ट थोड़े डिफरेंट हैं। वहाँ पे जो डेटा सेंटर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे कि डेटा सेंटर, दिस इज पॉसिबल दैट 3 के बजाय 6 हो, 7 हो, राइट, 1 हो, 2 हो। बट अज्योर में कंसेप्ट है 3 डेटा सेंटर का, 3 प्रिसाइज डेटा सेंटर। तो रीजन और अवेलेबिलिटी जोन, ये जो कंसेप्ट मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये सारे क्लाउड में होता है। देर इज नो डिफरेंस, देर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक। अज्योर में जो रीजन होते हैं, इफ यू से ले, अज्योर में ऑलमोस्ट 54 या 56 रीजन्स हैं, यानी 56 54 ऐसे एरिया हैं जिनके अंदर डाटा सेंटर्स हैं, राइट। तो हम 3 डाटा सेंटर्स अगर इंडिविजुअली हैं हर एक रीजन में, तो 54 56 मल्टीप्लाइड बाई 3, इतने डेटा सेंटर अराउंड द ग्लोब अज्योर के पास हैं, जहां से अज्योर हमें सर्विसेज ऑफर करता है। ठीक है, जहां पे हम अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। रीजन का एक कंसेप्ट ये भी है कि रीजन के अंदर जो 3 अवेलेबिलिटी जोन यानी डेटा सेंटर्स होते हैं, राइट, रीजन को हम बोल सकते हैं इट्स एन एरिया। अवेलेबिलिटी जोन इज इक्वल्स टू द डाटा सेंटर। अवेलेबिलिटी जोन इज नथिंग बट a data center, right? In Azure, within a region, 3 AZs reside. एक रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन रहते हैं, होते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एरिया के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन, दूसरे वाले को हम क्यों नहीं काउंट कर रहे। एक अवेलेबिलिटी जोन या एक एरिया के अंदर जो तीनों अवेलेबिलिटी जोन होते हैं वो आपस में प्राइवेट नेटवर्क से बहुत ज़्यादा टाइटली कोलेबोरेटेड होते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही है, इन अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस डाटा सेंटर्स। यही रीजन है कि एक रीजन के अंदर जो सर्विसेज हम लेते हैं वो किसी भी डेटा सेंटर से चल सकती हैं या ऑपरेट कर सकती हैं। ये हमें रिडंडेंसी के लिए बहुत फायदा करता है, यानी कि HA ऑफ डेटा सेंटर, हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा सेंटर्स काइंड ऑफ, राइट, बट इट्स अ मैनुअल अरेंजमेंट। सो हम लोग आगे रिडंडेंसी में अवेलेबिलिटी जोन बेस्ड रिडंडेंसी की बात करें, कितने टाइप के होते हैं। कंसेप्ट सिंपल है, अजूर का रीजन है, उसके अंदर ढेर सारे डेटा सेंटर्स होंगे। हर एक रीजन के अंदर 3 डेटा सेंटर या 3 अवेलेबिलिटी जोन हुआ करते हैं। अवेलेबिलिटी जोन इज इक्वल टू डेटा सेंटर, राइट, एंड 54 to 56 रीजन ओवरऑल है। अगर आप जियोग्राफी को विजुअली देखना चाहते हैं तो आई थिंक आई हैव समथिंग, वर्चुअल डेटा सेंटर टूर। ये एक लिंक है, आप लोग भी इसको गो थ्रू कर सकते हो। लेट मी शेयर इट, आई जस्ट शेयर। ठीक है, ये जो डाटा सेंटर का ये जो टूर है माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर का, ये बेसिकली इसलिए है ताकि आपको थोड़ा सा पता चले डेटा सेंटर कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक काइंड ऑफ डेटा सेंटर का 3D डायग्राम लगभग लगता है। दिस इज सॉयल। इसके अंदर हमारे इसमें डाटा सेंटर्स के अंदर में प्रॉपर कूलिंग के अरेंजमेंट्स होते हैं, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अरेंजमेंट होते हैं, राइट, वाटर और समथिंग, इलेक्ट्रिसिटी का खास तौर से अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड कूलिंग, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू द लॉबी। ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट डाटा का जो डाटा सेंटर है वो लॉबी उसकी कैसी है, कैसे दिखता है। तो इफ यू क्लिक ऑन हियर, एक्सप्लोर लॉबी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट, कि ये इधर से कोई इंटर करता है तो ये माइक्रोसॉफ्ट की लॉबी है जहाँ पे, राइट, एंड देन यू कैन नेविगेट हियर डिफरेंट प्लेसेस, राइट, लिफ्ट में होके देन यू कैन गो टू some other area also. It's a virtual data center tour.
ऑपरेशंस रूम्स कुछ ऐसा होता है डेटा सेंटर का, जिसमें अलग अलग कंट्री के वॉचेस होते हैं, ढेर सारे मॉनिटरिंग्स चल रहे होते हैं पूरे डेटा सेंटर के, कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम है, ईच एंड एवरीथिंग इज गेटिंग राइट. सो विल गो हियर अगेन बैक टू डाटा सेंटर का यूआरएल. यहाँ पे एक ग्लोब का एक्सपीरियंस होगा आपको. मैं आई ट्राई टू फाइंड इट आउट कि डाटा सेंटर टूर में एक समवेयर मैं वो अक्सर दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा विजुअली वो बहुत अच्छा दिखता है. सो इट्स इन 3D, सो लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है. डाटा सेंटर्स ग्लोब एक्सप्लोरर, पहले हम लोग स्लैश करके इसके अंदर करूँगा तो डाटा सेंटर में जाएंगे, वो डाटा सेंटर हटा देंगे तो ओवरऑल ग्लोब का आ जाएगा. सो इफ यू सी हियर, ये जो आपको फाइबर फाइबर के जैसे दिख रहे हैं ना, दीज आर एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर केबल सबमरीन्स सबमर्ज्ड इनटू ओशन, राइट. एंड दिस इज ग्लोब, राइट. ये जो है इधर, ये पूरा ईयू है, यूरोपियन यूनियन, राइट. यूरोपियन यूनियन में इतने सारे आपको दिख रहे हैं. ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये हल्के अ, इस तरह के कलर में, इसे हम ये जैसे इसमें किया तो इटली नॉर्थ, स्विट्जरलैंड नॉर्थ, ये रीजन दिखा रहा है. और जो बिल्कुल ब्लू में इधर है MRS 30, MAD 32, ये एक रीजन के डेटा सेंटर्स की लोकेशन है. ये डेटा सेंटर्स की लोकेशन है, ठीक है. जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हियर एक डेटा सेंटर यहाँ पे है, एक डेटा सेंटर यहाँ पे है. ओके. ये ये साउथ अफ्रीका नॉर्थ डेटा सेंटर्स, दिस इज अ रीजन, दिस इज अ डेटा सेंटर. तो इधर इंडिया में अगर हम देखें तो व्हाट इज अ कंडीशन. और ये देखो आप, तो सबमरीन केबल कैसे इधर से होके फिर ये कैनल से होके यहाँ पे, और अगर इसको हम ऐसे सही से एक्सप्लोर करें तो हमें ये पता चलेगा कि पूरे हमारी पूरी कंट्री का जो डेटा है वो मोस्टली 3 जगह से जाता है. सबसे हाई वॉल्यूम डेटा जो है वो मुंबई से होके जाता है. सबमरीन केबल सारी की सारी ऑलमोस्ट मुंबई में है, मुंबई से लग के फिर गल्फ कंट्रीज उधर से जाके ये कैनाल से होते हुए यूरोपियन कंट्रीज तक जाती है, राइट. मोस्टली ट्रैफिक इधर से जाता है. ये तो श्रीलंका है तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, बट यहाँ से जाता है. और या तो फिर साउथ इंडिया में यहाँ चेन्नई से. तो हमारा सारा मुंबई या चेन्नई, ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ से सारा का सारा नेटवर्क, सारा इंटरनेट ट्रैवल करता है. ओके. सो इधर से होके भी मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, राइट. एंड देन हियर जापान, एंड देन हियर यूएस, पूरे का पूरा यूएस, राइट. तो ये एक अच्छा सा एक्सपीरियंस देता है कि हम क्यों बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की. मैं आपको क्यों ये बता सर रहा हूँ व्हाइट कि कलर के सर स्क्वायर और ये सर्कल्स, ये क्या है व्हाइट कलर के, और ये एक येलो कलर का भी आया था, आपने भी इसको रोटेट किया था. हाँ, वो इसके ऊपर रखेंगे तो पता चल जाएगा. मतलब आई एम मेनली ट्राइंग टू से यू कि भैया एक्चुअली इनके एज पॉइंट्स भी होते हैं ना, तो बट मेजरली हमें जो देखना है वो है इनके रीजन्स और इनके अवेलेबिलिटी जोन्स. यानी ये वाला डॉट यूएई नॉर्थ, ये, एंड देन ये ब्लू वाला. बाकी ये जो है ये तो कंट्री बता रहा है कि किस कंट्री में है. जैसे ये कुवैत में है, ये सऊदी अरेबिया लोकेशन है, ये कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए हैं. इंडिया में भी हम लोग अगर यहाँ गए थे ये, राइट. तो यहाँ पे भी ये देखो इंडिया का फ्लैग है, इट इज जस्ट राइट. इंडिया साउथ सेंट्रल, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया. नाउ आपको ये भी लगेगा कि ये वाला तो है साउथ इंडिया, ये भी ये सेंट्रल इंडिया, ये इंडिया साउथ सेंट्रल. ऐसा तो मतलब ये रीजन्स दिख रहे हैं, लेकिन ये अलग कलर में क्यों है. इस कलर का मतलब है कि देर आर 3 अवेलेबिलिटी जोन, 3 डेटा सेंटर. अगर व्हाइट कलर में है इसका मतलब डेटा सेंटर की संख्या कम है, ठीक. एंड ये कंट्री का फ्लैग है, दिस इज वन कंट्री, दिस इज अनदर कंट्री, दिस इज अनदर कंट्री, राइट. हियर सऊदी अरेबिया कंट्री है, ये कुवैत है. ओके. एंड ये जो बिल्कुल
ये इधर आपको येलो कलर में कुछ समथिंग दिख रहा है, ये शायद मे बी उनके ऑफिसेज या कंपनीज के नाम होंगे। सनसीप ग्रुप एंड हियर सनस्ट्रीम सेकंड, आई डोंट नो, सोलर पोर्टफोलियो। शायद ये बता रहा है कि यहाँ से पावर इनको आती है, रिन्यूएबल एनर्जी काइंड ऑफ। हैप्पी जैक एंड सिल्वर शायद विंड फार्म्स, हाँ ये विंड फार्म्स, ये इलेक्ट्रिकल सोर्सेज हैं शायद जो माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, इसलिए वो दिखा रहा है। ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट्स एंड विंड प्रोजेक्ट्स, दैट्स इट आई थिंक। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, राइट? ठीक है। सो ये जो है ये रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन है। आई होप कि आपको रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यू कैन टेक अ टूर, यहीं से डाटा सेंटर का वर्चुअल माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर टूर ले सकते हैं। रीजन का फिल्टर मतलब ग्लोबली कितने रीजन्स हैं, कंप्लायंस, इंडस्ट्री कंप्लायंस, सस्टेनेबल फीचर कंप्लायंस, अवेलेबिलिटी जोन की प्रेजेंस, राइट? सो फिल्टर भी कर सकते हैं यहाँ से एंड आपको काफ़ी अच्छा डेटा दिख जाता है। वी कैन व्यू इवन इन टेबल्स ऑल्सो, दिस लुक्स ऑल्सो गुड, राइट? डेटा के लिए यहाँ पे भी डेटा रेजिडेंसी मेंशन है, डेटा कहाँ स्टोर रहता है, एट रेस्ट, स्टोर्ड एट रेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, स्टोर्ड एट रेस्ट इन ऑस्ट्रिया, रेप्लिकेटेड है कि नहीं या स्टोर्ड है कि नहीं। तो दिस इज इन शॉर्ट डाटा सेंटर्स माइक्रोसॉफ्ट.com इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ पे आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट डेटा सेंटर्स वगैरह। ठीक है, तो आई होप कि रीजन और डाटा सेंटर तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सी चीज़ है। अब चलते हैं रिडंडेंसी के ऊपर। मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया था कि रिडंडेंसी इज की एक एनालॉजी दी थी कि फॉर एग्जांपल वी हैव टू इंजीनियर्स इन अ कंपनी, और एक अगर छुट्टी पे चला जाए तो दूसरा उसका वर्कलोड हैंडल कर सकता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बोला था कि दे आर रिडंडेंट विथ ईच अदर, और रिडंडेंसी अगर होती है तो वो हाई अवेलेबिलिटी फॉर्म कर लेती है। बिकॉज अगर दो लोग हैं तो इसका मतलब जो सर्विसेज हैं वो हाईली अवेलेबल होंगी, राइट? तो रिडंडेंसी हाई अवेलेबिलिटी फॉर्म करती है। तो रिडंडेंसी दो तरह की होती है अजूर में, हम अजूर रिडंडेंसी की बात करने जा रहे हैं, इसलिए तीन तरह की इनफैक्ट। नॉर्मली हर जगह दो तरह की होती है, हर एक क्लाउड में। तो पहले वो दो तरह वाले को डिस्कस करते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडंडेंसी की बात हो रही है, राइट? तो हाई अवेलेबिलिटी रिडंडेंसी, आप ऐसा, मैं दोनों अगर बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग, राइट? बिकॉज रिडंडेंसी फॉर्म्स हाई अवेलेबिलिटी वी कैन नॉट अचीव विदाउट रिडंडेंसी। सो अगर हाई अवेलेबिलिटी बोले तब भी रिडंडेंसी की बात करें, रिडंडेंसी बोले तो हम हाई अवेलेबिलिटी की बात भी करें। एक होती है स्टैंडर्ड रिडंडेंसी या स्टैंडर्ड हाई अवेलेबिलिटी, एक होती है एजी बेस्ड। सर जी, मतलब सर ये पूछना था, जैसे सर ये आपने रिडंडेंसी सर ये मतलब जैसे सर बताया अभी, तो सर ये इसकी एक थोड़ा मतलब सर जैसे इंटरव्यूज के हिसाब से मतलब डेफिनेशन प्रॉपर मिल सकती है सर कहीं डॉक्यूमेंट वगैरह, या खुद से करना पड़ेगा जैसे? आई थिंक रिडंडेंसी का डिफिनीशन आप हाँ हाँ, एक्सप्लेन किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। ऐसा कुछ फॉर्मल नहीं होता कि बस ठीक है। लाइन टू लाइन यही है, यही हाँ हाँ आंसर केवल करना है तभी समझ पाएगा इंटरव्यूअर, हाँ सर, राइट? ठीक है सर। तो आप किसी हाँ भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, जी सर, आपका ठीक। सेंस होना चाहिए। रिडंडेंसी इज व्हेन देर आर मोर देन टू रिसोर्सेज हाँ हाँ, वर्किंग फॉर सेम result or same value, we ओके सर, called both the resources to redundant to each other. ओके One सर, example, one explanation you can give like this. अब उसके यस, बाद as an example, if there are two engineers in a team, they हाँ, are working same thing, so they can be redundant with each other. And हम्म, redundancy, if there are redundancy, it will form automatically high availability because the redundant resources are working 24/7 or like redundant with each other. So it means यस, that the services which they are running, it will be available. Uh, and then we will consider this as a good high availability time. जी सर, थैंक यू सर। तो स्टैंडर्ड एंड अवेलेबिलिटी जोन, अब देखो स्टैंडर्ड रिडंडेंसी या हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड रिडंडेंसी जो होती है ना,
इट इज विद इन डेटा सेंटर। एक तो ये विद इन डेटा सेंटर के अंदर की रिडंडेंसी की बात करते हैं, यानी अब डेटा सेंटर के अंदर, एक सिंगल डेटा सेंटर के अंदर कैसी रिडंडेंसी होगी, कैसी हाई अवेलेबिलिटी होगी, आप खुद सोचो। विद इन डेटा सेंटर, राइट, बेस्ड ऑन सर्वर्स एंड रैक्स, सर्वर्स एंड रैक्स, सर्वर्स एंड रैक्स के ऊपर बेस होके अगर कोई रिडंडेंसी है या हाई अवेलेबिलिटी है तो उसे हम स्टैंडर्ड रिडंडेंसी बोलेंगे। ना व्हाट इज इट, इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो आप सबको मैंने आई डोंट नो अगर मैंने नहीं भी दिखाया होगा तो लेट्स ट्राई टू सी हियर। images.google.com में जाके अगर आप सर्वर्स रैक्स इन डाटा सेंटर ऐसा थोड़ा देखें, मान लो सभी लोगों ने डाटा सेंटर टूर नहीं लिया होगा, राइट, कुछ लोगों ने डाटा सेंटर में शायद काम किया हो फिजिकली, तो उन्हें पता होगा कि डाटा सेंटर्स कुछ ऐसे होते हैं। बिल्डिंग होती है बेसिकली, ऐसे बहुत सारे रैक्स लगे होते हैं, पूरी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे रैक। आप लोगों ने मूवीज में भी बहुत देखा होगा कि ऐसे लाल पीली नीली हरी बत्तियां जलती रहती हैं बस, राइट। तो ढेर सारे सर्वर्स होते हैं, बट ये काम कैसे करते हैं, या इन सर्वर्स को, सर्वर्स कुछ ऐसे होते हैं कि फ्लैट रैक माउंटेड सर्वर होती है। रैक होती है, रैक के अंदर क्योंकि हम उन्हें माउंट कर सकते हैं इसलिए उन्हें रैक माउंटेड सर्वर बोलते हैं। तो ये काफ़ी बड़े पूरे रैक के साइज में, ये आपके सामने ही एक मैंने रैक दिखाया है, ये एक सर्वर है। इफ यू सी दिस 4U रैक, 2U रैक, दो तरह के रैक, 4U सर्वर और 2U सर्वर, दो तरह के सर्वर्स आते हैं। 2U का मतलब होता है ये जो रैक है ओवरऑल इसमें 48 यूनिट्स या ऐसा होते हैं, 48 यूनिट्स, यू का मतलब यूनिट्स। तो जो रैक होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, राइट। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो सर्वर होता है उसके रेल अटैच करके उसके अंदर सर्वर लगा के डाल देंगे। ऐसे कुछ ऐसा समझिए जैसे आपके पास एक छोटी ड्रॉर, एक दो तीन चार ऐसे ड्रॉर एक साथ ऐसे टेबल में लगे हैं, स्टडी टेबल में या किचन में, राइट, किचन ट्रॉली के साथ, तो समझ लो वो रैक्स है। उसमें भी रेल लगे होते हैं ना, उसी के ऊपर तो आपका किचन ट्रॉली आगे पीछे होता है, तो समझ लो किचन ट्रॉली इज लाइक योर सर्वर। वो ऐसे फ्लैट सर्वर्स होते हैं, वो हम उसमें सेटअप करके रखते हैं। बट इफ यू सी दीज सर्वर्स, ये सर्वर्स एक ही नहीं होते, दो नहीं होते, बल्कि हजारों होते हैं। और हजारों सर्वर का मतलब, अगर 2U के सर्वर्स हैं, यानी कि ऐसे सर्वर जो 2 यूनिट, इसका रैक का 2 यूनिट का स्पेस ले लेते हैं, ठीक। 4U सर्वर का मतलब ऐसे सर्वर जो 4 यूनिट का स्पेस ले लेते हैं। अगर 48 यूनिट का रैक है ये ऊपर से नीचे, तो हम उसमें 4U के कितने डाल सकते हैं, 48 डिवाइडेड बाई कितने सर्वर्स है, ठीक है, या प्लस करके वो जितना भी उनका 4 4 यू का है। तो सर्वर्स हम अगर 2U के सर्वर, जैसे ये वाला देखोगे ये 2U का सर्वर लग रहा है, ये वाला 4U का लग रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, ये वाला कम है। तो ऐसे ढेर सारे सर्वर्स इसमें हम लगा सकते हैं। और एक रैक नहीं होता बल्कि बहुत सारे रैक्स ऐसे होते हैं। तो इफ यू सी लाइक दिस, इतने सारे रैक्स, इतने सारे पूछो ही मत, सी दिस, इतने सारे सर्वर्स रैक, पूरी सीरीज बैठी होती है, राइट, पूरी सीरीज, इतने ढेर सारे सर्वर्स, इतने रैक्स, राइट, सारे लगे होते हैं। ओके, लेट्स, और जो आपको यहाँ पे इनके केबल कहाँ से जा रहे होंगे, तो इनके केबल्स या तो ऊपर से या नीचे से जा सकते हैं। किसी दिस अ लेआउट ऑफ काइंड ऑफ डाटा सेंटर जहाँ पे सर्वर्स इसके अंदर होते हैं, ऊपर स्विचेस वगैरह और बाकी सब चीज़ें भी इसी के अंदर होते हैं, केबल एंड कूलिंग वगैरह का अरेंजमेंट भी होता है। सो नेटवर्क के केबल और पावर के केबल ऊपर से, कभी कभी पावर के केबल नीचे से, बट नेटवर्क के केबल ऊपर से आते हैं। ऐसा करके दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए प्रॉपर मैनेज किया जाता है इनको। और जो कूलिंग होती है वो हमेशा एसी जो होती है उसका फ्लो ठंडा वो नीचे आता है, और इनके नीचे यहाँ एक जाली होती है, जो रैक रखा होता है ना, हर एक रैक के नीचे जाली होती है, ताकि उसी में से पावर केबल भी आ जाएगी। और जो ठंडा होता है, डाटा सेंटर के लिए कूलिंग के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं, स्पेशल टाइप के एसी होते हैं। तो उनका क्या होता है, वो ठंडा, उनका जो ब्लो है वो नीचे ठंडा करता है, यानी ठंडा पूरा इसमें नीचे आता है, और वो यहाँ से होके इनको ठंडा करते हुए ऊपर गर्म होके निकल जाता है। तो सर्कल उसका ऐसे होता है, ठीक, ठंडा नीचे आएगा, गर्म होकर ऊपर जाएगा, वहां से फिर फ्लो होके दिस वे। तो उससे जो सर्वर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, और ऊपर से इतने ढेर सारे सर्वर, तो बहुत ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट भी होती है।
तो ये जो डाटा सेंटर्स हैं, अब ये सब ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग, मैं डीप में तो जा नहीं रहा हूँ, होना चाहिए ताकि आप डेटा सेंटर्स और क्लाउड की वर्किंग को समझ सकें, क्लाउड को कुछ अलग तरीके से ना देखें। स्टिल इट इज़ अ डेटा सेंटर, सेम जैसे आपके यहाँ होता है, राइट, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी। ओके, सो ये जो, इसका मतलब मैं जो रिडंडेंसी की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिडंडेंसी, वो एक ही डेटा सेंटर के अंदर मेरे पास इतने सारे रैक्स हैं, सैकड़ों रैक्स हैं, हजारों सर्वर्स हैं उनके अंदर। तो क्या होता है कि जब आप कोई रिसोर्स क्रिएशन सेलेक्ट करते हैं ना, जब आप रिसोर्स क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है या एक लोड बैलेंसर क्रिएट करना है या आईपी एड्रेस, तो आपकी जो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने के टाइम में आपसे ऑप्शन पूछता है आप किस जगह क्रिएट करना चाहते हैं। तो जगह में आप क्या देते हो, आप हमेशा रीजन सेलेक्ट करते हो, मोस्टली हम रीजन की ही बात करते हैं, राइट, रीजन सेलेक्ट करते हो। आप रीजन सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आपसे वो पूछता है कि आप किस डेटा सेंटर में, यानी किस अवेलेबिलिटी जोन में इसे क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर आप नहीं सेलेक्ट करेंगे और तो भी अलाउड है, सिलेक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी जोन इज ऑप्शनल। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा जब हम लोग वीएम क्रिएशन में चलेंगे तो वहां पे। तो आपने वर्चुअल मशीन क्रिएशन डाला, रीजन आपने सेलेक्ट कर लिया, रीजन सेलेक्ट करके केवल अगर आपने क्रिएट कर दिया, तो अब क्योंकि उस पर्टिकुलर एक रीजन में 3 डेटा सेंटर्स हैं, तो वो आपका रिक्वेस्ट किसी भी डेटा सेंटर में चला जाएगा और उस डेटा सेंटर के किसी भी रैक के अंदर के किसी भी सर्वर पे आपका वर्चुअल मशीन बन जाएगा या आपका क्लाउड रिसोर्स बन जाएगा, राइट। अब अगर वो किसी भी रैक के किसी भी सर्वर पे बना है, तो 2 तरह के फेलियर पॉसिबल हो सकते हैं। डेटा सेंटर में 2 तरह के फेलियर पॉसिबल हो सकते हैं। पहला, वो सर्वर डाउन हो जाए, फिजिकल प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी। अगर वो सर्वर डाउन होता है, तो जो आपका वर्कलोड उसके ऊपर चल रहा है वो मूव करके किसी दूसरे सर्वर पे चला जाएगा। ये क्लाउड का अपना टेक्निक, अपना हाई अवेलेबिलिटी नहीं है, ये हाई अवेलेबिलिटी हम नॉर्मल भी देखते हैं, मिलता है हमें। VMware वगैरह में भी हमें आराम से ये वाली हाई अवेलेबिलिटी मिलती है कि एक सर्वर है, 2 सर्वर है। मैंने जो लास्ट आप लोगों को बताया भी था, एग्जांपल ऑर्केस्ट्रेशन का दिया था, दैट आल्सो टॉक सेम थिंग कि वर्चुअल मशीन यहाँ पे है। इन एनी इवेंट, इवेंचुअली अगर ये पूरा का पूरा सर्वर डाउन होता है, योर वर्चुअल मशीन विल मूव डाउन टू अनदर सर्वर, दैट्स फाइन। व्हाट इफ द इंटायर रैक इज डाउन, ऑल ऑफ द सर्वर्स आर डाउन, नो प्रॉब्लम, सेम डेटा सेंटर में है और आजू बाजू में है तो बाजू वाले में चला जाएगा, राइट। योर वर्चुअल मशीन विल मूव टू अनदर रैक के अनदर किसी सर्वर में, राइट। तो ये जो है, ये स्टैंडर्ड हाई अवेलेबिलिटी बोली जाती है, स्टैंडर्ड रिडंडेंसी या स्टैंडर्ड हाई अवेलेबिलिटी बोली जाती है। इसीलिए बोली जाती है क्योंकि इसमें हमें अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड हाई अवेलेबिलिटी या स्टैंडर्ड रिडंडेंसी कम्स बाय डिफॉल्ट एज अ डिफॉल्ट ऑफरिंग फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर। उसमें हम सिर्फ रिसोर्स क्रिएट कर दिया, हमें कुछ नहीं करना होता। ये एक स्टैंडर्ड चीज है। स्टैंडर्ड के अलावा जो बाकी की रिडंडेंसीज होंगी वो मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होता है, राइट। इट्स अ Sir, I have a query. Like as you said, standard redundancy. So the servers that is within a data center, are they active or active passive? पैसिव कभी नहीं होते, डेटा सेंटर में हर चीज एक्टिव ही होती है। देयर इज Okay. नो पैसिव, क्योंकि ये कोई नॉर्मल क्लस्टर नहीं है। ये चीज हमने यहाँ पे भी समझी थी आर्केस्ट्रेशन के केस में। एवरीथिंग इज एक्टिव, एक्टिव, देयर इज नो पैसिव, नथिंग। Okay. पैसिव इज अ रिसोर्स वेस्ट, क्योंकि वो Hmm. काम नहीं करता, राइट। अवेलेबिलिटी जोन बेस्ड रिडंडेंसी का मतलब होता है कि मैनुअली हम कॉन्फ़िगर करते हैं रिडंडेंसी। मतलब अजूर हमें ऑप्शन तो दिया है कि आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो, आप चाहो तो उसे एक सेलेक्टेड डेटा सेंटर में बना सकते हो। सो यू कैन सेलेक्ट, राइट। क्या होता है कि while creating any cloud resource you can opt for a region and its availability zone, right. AZs are thou option,
मैंने जो शुरू में बताया। अगर आप अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट नहीं करते हो तो किसी में भी बन जाएगा, लेकिन थिंक अबाउट इट, अगर मैं इंटेंशनली सेलेक्ट करता हूं मेरा VM अवेलेबिलिटी जोन 1 में जाएगा, और अगर पूरा का पूरा डेटा सेंटर ही डाउन हो जाए तो, क्योंकि अभी हमने बोला स्टैंडर्ड रिडंडेंसी, तो स्टैंडर्ड रिडंडेंसी विल गिव a high availability in event of server and rack failures. High availability when servers and racks failure, then it will give you a high availability. But what if the entire data center is down? What if entire data center is down, all the servers, all the racks are down, then, and these events has happened in past, फिर तब वो आपको आपका पूरा सर्विस डाउन ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस की वो माइक्रोसॉफ्ट अपने उस अवेलेबिलिटी जोन को अप नहीं करता, राइट? क्या ऐसा नहीं हो सकता सर कि रीजन की वजह से एक ही रीजन में 3 डेटा सेंटर हो, तो एक डेटा सेंटर डाउन हो तो दूसरे डेटा सेंटर पे हमारा डेटा शिफ्ट हो जाए? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इट विल भी बहुत बड़ा कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, तो इसलिए ये कभी नहीं होता। आप करते हो, कैसे करते हो? इसीलिए यहाँ पे इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी दिया है, दैट इज अ अवेलेबिलिटी जोन बेस्ड रिडंडेंसी व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। अजूर ऐसा कभी नहीं करेगा, अजूर ऐसा कभी नहीं करता कि वो मूव कर दे, वो नहीं करता, वो सिर्फ अवेलेबिलिटी जोन के अंदर की ही रिडंडेंसी आपको देता है। बट वो एक ऑप्शन और देता है, वो कहता है कि आप एक काम करो, जब आपके वर्चुअल मशीन है तो आप वर्चुअल मशीन को तीनों जगह बना लो। क्रिएट फर्स्ट वर्चुअल मशीन, सेलेक्ट सेम रीजन बट अवेलेबिलिटी जोन 1, सेकेंड वर्चुअल मशीन सेम रीजन अवेलेबिलिटी जोन 2, थर्ड वर्चुअल मशीन सेम रीजन बट अवेलेबिलिटी जोन 3। सेम रीजन के अंदर यू कैन सेलेक्ट अवेलेबिलिटी जोन्स ऑल 3 while creating your virtual machine. Then आप इवेंचुअली एक वर्चुअल मशीन फिर आप नहीं चलाओगे बेसिक, और इसमें आपकी ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्लूड है, बट कॉस्ट इंक्लूड है तो वो कॉस्ट आपको वैल्यू भी देगी, क्या देगी? हायर अप टाइम, हायर अप टाइम देगी। तो आपके पास ऑप्शन है एज एन एंड यूजर। अजूर डोंट डू एनीथिंग, अजूर केवल हमें स्टैंडर्ड रिडंडेंसी देता है आउट ऑफ द बॉक्स और कुछ नहीं देता, बट वो ऑप्शन देता है हाई अवेलेबिलिटी को और ज़्यादा लेवल पे ले जाने के लिए। क्या ऑप्शन देता है? आपका जो वर्चुअल मशीन है वो आप 3 बना लो, एक डाटा सेंटर में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, क्योंकि वो एक ही रीजन के पार्ट है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी एक रीजन में आप एक लोड बैलेंसर लगा लो एंड देन तीनों पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या हो गया उससे? अगर पूरा का पूरा डेटा सेंटर डाउन हो जाए, इनफैक्ट 2 डेटा सेंटर भी डाउन हो जाए उस रीजन के, तो भी आपका जो वर्कलोड है वो सस्टेन कर जाएगा, है कि नहीं? कर जाएगा तो इन क्या दिस केस। सर क्या क्लाउड में हम रिडंडेंसी कितनी रख सकते हैं? जैसे कि मैंने देखा या मैंने काम किया नेटवर्क में, हम लोग 1 या 2 रखते थे कि एक मशीन डाउन हो तो दूसरा अप हो जाए। तो ये क्लाउड का मॉडल में क्या होता है? एक हम एक्टिव रखते हैं, एक पैसिव रहते हैं, या दोनों एक्टिव रहता है मैंने क्या? बोला अभी एक आंसर दिया जो किसी ने और विजयलक्ष्मी ने भी आई थिंक पूछा था कि क्लाउड में कोई भी पैसिव का मॉडल नहीं होता, इट विल बी वेरी कॉस्टली। तो प्लीज कीप इन माइंड एवरीवन, प्लीज, क्लाउड में पैसिव का कंसेप्ट नहीं है। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये अवेलेबिलिटी जोन बेस्ड हाई अवेलेबिलिटी जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने 3 वर्चुअल मशीन बनाए, 3 के तीनों रन कर रहे हैं। अगर कोई भी एक वर्चुअल मशीन डाउन हो जाए किसी भी रीजन से, चाहे वो सर्वर फेलियर से, चाहे रैक फेलियर से, चाहे पूरा डेटा सेंटर फेलियर से हो जाए, लेकिन बाकी के जो 2 हैं वो आपके ट्रैफिक को स्टिल सर्व करते रहेंगे, तो इन दिस केस ये हाई अवेलेबिलिटी अचीव हो गई। और अब इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें ना, तो ये जो स्टैंडर्ड रिडंडेंसी है ये आपको देता है 99.9% अप टाइम, लेकिन जो अवेलेबिलिटी जोन बेस्ड रिडंडेंसी है ये आपको कितना परसेंट अप टाइम देगी? ऑब्वियसली ज़्यादा देगी, तो ये देती है 99.99% अप टाइम, एंड इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। 99.9 का मतलब 99.90 होता है। स्टैंडर्ड रिडंडेंसी में आपका जो सर्विस है वो हमेशा चलता रहेगा 99.90,
परसेंट चलता रहेगा, लेकिन 0.10% डाउन हो सकता है, ये चांस है। लेकिन अगर आपने अवेलेबिलिटी जोन बेस्ड रिडंडेंसी क्रिएट की, जो कि आपको खुद करना है, अजोर सिर्फ हमें जोन्स का ऑप्शन देता है, हम अपने रिसोर्सेज को अलग अलग जोन में बना के उन्हें रिडंडेंट एक दूसरे का कर सकते हैं। एक्टिव एक्टिव ही, ऑब्वियसली देयर इज नो पैसिव एट ऑल, राइट। तो हम 99.99% अप टाइम अचीव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सर्वर रैक फेल्यूर, यहाँ पे विद इन डेटा सेंटर सर्वर रैक फेलियर प्रोटेक्शन रहता है, इसमें हमें मिलता है। लेकिन जो ये होता है इसमें विद इन रीजन सर्वर रैक एंड डेटा सेंटर तीनों के फेलियर का प्रोटेक्शन हमें मिल जाएगा, राइट, क्योंकि रिसोर्सेज सपोर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड आउट ऑफ द बॉक्स है, अजूर हमें खुद ही देता है। अवेलेबिलिटी जोन बेस्ड रिडंडेंसी हमें खुद से बनानी पड़ती है। अगर, और अब ऐसा भी है, आपके पास अगर 100 वर्चुअल मशीन है, 100 के 100 तो आप अवेलेबिलिटी जोन बेस, आप बोलेंगे सर अवेलेबिलिटी जोन बेस तो सही है, इससे ज़्यादा टाइम मिलता है, मैं तो सारा इसी में बनाऊंगा। तो ये भी तो गलत हो गया ना, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन में जो चीज़ें हैं जिनको एक्चुअली चाहिए, जिनको ज़रूरत है, सिर्फ उन्हीं को आप अवेलेबिलिटी जोन बेस रिडंडेंसी में रखेंगे, 2-2, 3-3 बना के। वरना नॉर्मल जो वर्चुअल मशीन है उनको आप एक ही रखो, क्यों कॉस्ट बढ़ाओगे? 3-3 चलेंगे इधर तो पैसा तो 3 गुना आएगा ना। और अगर सिंगल है तो स्टैंडर्ड रिडंडेंसी में ही रख लो। इसीलिए इस तरह के रिडंडेंसी के ऑप्शन हमें अजूर ने दे रखे हैं। और ये जो दोनों ऑप्शन है ये सिर्फ अजूर में ही नहीं है, बल्कि ये ऑप्शन आपको सारे क्लाउड में मिलेंगे। सारे क्लाउड में अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, सारे क्लाउड में रीजन का कंसेप्ट है, सारे क्लाउड में एक रीजन के अंदर 3-4-5-6 होते ही हैं। आप सारे ही क्लाउड में आप अपने वर्चुअल मशीन्स 3-4-5 बना सकते हैं, और उनमें अपने लोड को से दो फायदे मिलते हैं। लोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसी एक मशीन के ऊपर उतना लोड नहीं आएगा, स्केलेबिलिटी भी आपकी हो सकती है, और आपको हाई अवेलेबिलिटी भी मिल जा रही है इस मेथड से। तो दिस इज सेफेस्ट मोर गुड ऑप्शन, बट रिकमेंडेड ओनली फॉर प्रोडक्शन रिलेटेड वर्कलोड्स, क्योंकि कॉस्ट बियर करना पड़ता है, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 3 करके चलेगा, कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, इसलिए प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा सही है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत डाउन टाइम हो भी जाता है तो इट्स बेरेबल, बिकॉज इम्पैक्ट इज़ वेरी लेस। तो वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रिडंडेंसी कर देंगे आप, तब भी चलेगा, है ना, क्योंकि सर्वर और रैक के फेल्यूर पे तो वो वैसे भी प्रोटेक्शन दे ही रहा है एक डेटा से। और पूरा डेटा सेंटर डाउन हो जाए, इट्स वेरी रेयर केस, एंड इवन अगर हो जाता है तो अजूर विल गिव द इन एवरी बेस्ट एफर्ट टू मेक देम अप एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो ये दो रिडंडेंसीज के ऑप्शन तो हैं। Sir, But- just a very silly question, like whenever we are creating any virtual machine, if you are selecting any, or if you are aligning any region to the particular virtual machine, then ultimately it will be availability zone based redundancy, right? If you are not aligning any region, then it will automatically considered as standard. नो, इट्स नॉट लाइक दैट। रीजन का आपने बोला तो सही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। रीजन तो हमें देना ही पड़ता है, रीजन देना ही पड़ेगा। इफ यू आर डिफाइनिंग अवेलेबिलिटी जोन, राइट, एंड more than one, then it is availability zone based redundancy, because your virtual machine will be created 3 multiply of the number of availability zone you are selecting, that is availability zone based. But if you are not defining availability zone, then it is standard, right? But region तो select करना ही पड़ता है, बिना region के तो resource नहीं मिल सकता। So it's like okay, so will you discuss that thing while doing practical as well? हाँ बिल्कुल, Okay. प्रैक्टिकली देखेंगे हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएशन के टाइम कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक, अभी तो तुरंत तो अभी प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते, है ना, क्योंकि वर्चुअल मशीन का चैप्टर आएगा, उसके पहले अभी और सारे टॉपिक्स हैं, बट हम लोग मतलब देखेंगे। जब भी आप दिखाओगे then you will तो आप अभी distinguish. एब्सोल्युटली प्रैक्टिकली करेंगे, बस आप इस कंसेप्ट्स को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि उस टाइम जब मैं सिमुलेट करूं तो आप फट से रिकॉल कर लो, यही तो पढ़ा था। ठीक है सर, जैसे सर जी। आपने बताया कि ये सेम कंसेप्ट जैसे अपन ने सर ये रीजन का पढ़ा अभी और एजेड का पढ़ा,
सर जो आपने एज्योर में बताया, AWS में भी सर कुछ ऐसा ही है कि कुछ सर डिफरेंस क्या है सब वो में बता सकते हैं? मैंने AWS कई में बार क्या एम्फेसाइज किया कि दिस इज अ सेम कंसेप्ट फॉर ऑल द क्लाउड। हाँ हाँ। तो सभी में सेम ऐसा ही कंसेप्ट होता है, कोई और भी डिफरेंस नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल डॉट। और सर ये जैसे आपने कहा कि मिनिमम अपन 3 जैसे रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं सर। सर ये 3 नंबर ही क्यों, ऐसा कुछ रीजन है इसके पीछे सर? 3 नंबर ही क्यों डिसाइड किया गया? 4 भी हो सकते थे या 2 भी हो सकते थे? हाँ, सब में होते भी हैं इनफैक्ट। हाँ जैसे कि मैंने बताया कि अजोर में सिर्फ 3 होते हैं, हाँ हाँ। बट जीसीपी में या AWS में 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, कभी कभी 8 भी होते हैं। तो कोई इसका रीजन नहीं है। अच्छा आई सर। डोंट नो हाँ हाँ अजूर 3 क्यों रखता है, तो ऐसा कोई अलग से रीजन नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि शायद उनके हाँ। अपने चॉइसेस रहे होंगे, राइट? सबकी अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग है, right? नहीं सर, मुझे कोई था, भी मैं reason बस नहीं। नॉर्मल जैसे सर मान लो ये इसकी संख्या ज्यादा है तो क्या ज्यादा रिडंडेंट होगा सर, ऐसा है क्या? मतलब इसलिए पूछा था सर मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितना डाउन ही कितना होगा, हाँ मतलब हाँ हाँ सर। डिपेंड्स ऑन डाउन, कितना क्या जी डाउन है। जी सर, ओके सर। ओके, ये जो दो हैं ये तो स्टैंडर्ड है जो सारे क्लाउड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक और रिडंडेंसी जो सिर्फ अज्यूर प्रोवाइड करता है, और इसलिए मैं इसको हमेशा स्टार मार्क करके शुरू करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ अज्यूर प्रोवाइड करता है। इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी सेट, और ये समझने में सबको थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक, अवेलेबिलिटी सेट बेस्ड रिडंडेंसी, इसमें क्या होता है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्लस्टर का ज्ञान होना चाहिए, और मुझे डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। स्टिल अवेलेबिलिटी सेट इज विद इन डेटा सेंटर। अवेलेबिलिटी सेट डेटा सेंटर के अंदर वाला ही है, मतलब एक्चुअली ये स्टैंडर्ड ही है। स्टैंडर्ड जो रिडंडेंसी है, मतलब सिंगल वर्चुअल मशीन ही है। अवेलेबिलिटी सेट में भी सिंगल वर्चुअल मशीन ही है। स्टैंडर्ड में सिंगल वर्चुअल मशीन जैसे मिलता है और आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, राइट? स्टैंडर्ड के जैसा ही अवेलेबिलिटी सेट है, लेकिन अवेलेबिलिटी सेट में आपको अपनी तरफ से एक सेटिंग करनी पड़ती है। वो सेटिंग क्या है और क्या फायदा होता है उसको समझने के लिए आपको वर्चुअल मशीन जब एक सर्वर से दूसरे पे मूव करता है तो उस दौरान क्या होता है वो समझना पड़ेगा। ठीक, तो थोड़ा सा डायग्राम पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसी डायग्राम को देखते हैं। ठीक, थिंक लाइक दिस इज अ वर्चुअल मशीन, ये फिजिकल सर्वर है। अगर फिजिकल सर्वर का मदरबोर्ड जल गया पावर से या क्रैश या ह्यूमिडिटी से, किसी भी रीजन से, फिजिकल सर्वर डाउन होगा या पावर चली गई, कोई भी इवेंट होता है जिसमें फिजिकल सर्वर डाउन होता है, राइट? तो फिजिकल सर्वर ऐसा तो होगा नहीं, वो बता देगा कि, मतलब मदरबोर्ड जलने से या पावर जाने से पहले बता देती कि मैं जा रही हूँ, तुम जरा शट डाउन हो जाओ ग्रेसफुल। ऐसा तो होता नहीं ना, पावर गया तो गया, राइट? इट्स अ 0-1 बाइनरी का गेम है, पावर जाना एंड आना। तो अगर पावर इसमें जाता है तो वर्चुअल मशीन, ये तो हमें पता है कि अगर इसमें कुछ डिसरप्शन हुआ तो वर्चुअल मशीन विल मूव्ड आउट टू द अदर नोड, राइट? बट अगर इसका पावर गया तो होता क्या होगा, आप सोचो। ऐसे सोचो, मान लो आपके पास डेस्कटॉप है, एक आपके पास डेस्कटॉप है, एक वर्चुअल मशीन, सॉरी समझ लो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप चल रहा है, आप उसमें बढ़िया टाइपिंग वाइपिंग कर रहे हो, ठीक है? और कुछ डेटा है जो हार्ड डिस्क पे है, सेव्ड है, कुछ फाइल ऐसी है जिनको आप खोल के काम कर रहे हैं। क्या होगा अगर पावर ऑल ऑफ सडन चली जाए एंड यू डोंट हैव एनी यूपीएस और समथिंग? थिंक लाइक समवन हैज पुल्ड आउट योर पावर केबल। उस सिचुएशन में आपके कंप्यूटर पे, आपके डेस्कटॉप पे इम्पैक्ट क्या आएगा, बोलिए। All the open applications will be abruptly closed, and the unsafe data will also go away. लॉस्ट, हाँ, वेरी गुड, दैट्स करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। एंड व्हेन पावर गेट्स रिस्टोर्ड, यू आर पावरिंग ऑफ, स्टिल द कंडीशन इज सेम, जो अनसेफ डेटा था यू आर लूजिंग ऑल दोज डेटा। जो आप एप्लीकेशन चल रहे थे, प्रोसेस चल रहे थे, वो एब्रप्टली डाउन हो जाएंगे, राइट? और अगर इस केस में थिंक लाइक दिस कि ये अगर डाउन हुआ तो
ये जो वर्चुअल मशीन है इसमें वही कंडीशन तो आएगी ना कि एब्रप्टली डाउन होगा, राइट, एंड इसके जो जो अनसेव्ड चेंजेस हैं वो चले जाएंगे, सेम चीज होगा इसमें। तो फिर ऐसे में ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे मूव किया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्चुअल मशीन यहाँ से पावर ऑफ हुआ और यहाँ पे पावर ऑन हो गया। एवरीबडी अंडरस्टूड ना? क्या हुआ इसका मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ भाई। होस्ट इसका था, होस्ट बेचारा डाउन, जो ये सर्वर ये इसका गेस्ट था, अब गेस्ट भी अब्रप्टली डाउन। तो ये मूव इसके किया, इसका मतलब कि यहाँ से डाउन हुआ तो फिर ये पावर ऑन कहीं और हो गया, कहीं और का सीपीयू रिसोर्स मेमोरी रिसोर्स लेके ऑन हो गया। यही कंडीशन है, यही तो होगा, और क्या हो सकता है, राइट? तो ये जब कंडीशन होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि while a virtual machine standard redundancy में is moving from one host down host to another working host, moving means that the virtual machine is actually getting restarted to another host. Can we say this? Vijay Lakshmi, Vijay, others? Yes. Yes. I mean, We can- okay, restarted, but will it contain the unsaved data or what? No. रीस्टार्ट के केस में भी वही हुआ ना। हाँ, रीस्टार्ट इज correct. नॉट ग्रेसफुल का नहीं बोल रहा हूँ मैं, एब्रप्टली वाले का जो आपने हाँ, बोला, okay. राइट? सो मतलब सर सब सर्विसेज जो हैं फिर से स्टार्ट करनी पड़ेंगे, एप्लीकेशन Exactly. सारे फिर से स्टार्ट करने पड़ेंगे, एग्जैक्टली राइट? वो स्टार्ट, ये वर्चुअल मशीन खुद ही स्टार्ट कर लेगा, हालांकि बिकॉज यू डोंट, सर्वर में आप ऐसा नहीं करते हो, आप जाके करते हो, पावर ऑफ होता है, ऑन होता है तो अपने आप हो जाता है। बट जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल सही है कि ये मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ से डाउन होगा, यहाँ अप होगा, और इन बिटवीन एक डिले होगा। अगर मान लो आप डाउन टाइम आएगा, डाउन टाइम आएगा, करेक्ट करेक्ट। अब टाइम लगेगा, ओके। तो ये सर जो तो हालांकि कोई स्मॉल होता है, यस राइट, सर। होता बहुत सर कोई स्मॉल है। ऐसा सर कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जहाँ से डाउन हो तो अगले में वहीं से स्टार्ट हो? हाँ वही बताने जा रहा हूँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, है ना, लेट मी एक्सप्लेन इट। मतलब तो सर ये इस केस, सॉरी सर, मतलब सर इस केस में हमें जब ये यहाँ से वर्किंग नोड पे जब माइग्रेट होगा ये वीएम, तो इस केस में हमें इतना डाउन टाइम बियर करना पड़ेगा, राइट सर? बियर करना पड़ता है, करेक्ट। स्टैंडर्ड हाँ के केस में, स्टैंडर्ड हाँ अवेलेबिलिटी के केस में जो मैंने यहाँ बताया, इसमें यही होता है कि विद इन डेटा सेंटर ऑन सर्वर 99.90% अप टाइम क्यों है, वो यही है। ये जो जी सर। 0.10% अप टाइम डाउन टाइम है वो हाँ वही टाइम है जिसमें वो मूव हाँ करता है, तो उसमें जो मूव कर डाउन रहा टाइम है। आता है वही है ये कैलकुलेटेड। हाँ सर, गॉट इट सर, अभी क्लियर हो गया सर पूरा। ये होता है। लेकिन सोचो, अब जो जो अभी आई थिंक शिवराम आपने पूछा या वकास आपने पूछा कि आशुतोष आपने पूछा ना कि क्या कोई मेथड है, यस यार? तो यस सर। अब सोचो, अगर मेरे पास कोई मेथड हो जिससे कि मैं इस वर्चुअल मशीन को यहाँ अगर ये मूव करे तो इसका वो अनसेव्ड डेटा या ये सब चीज वो इसको यहाँ पे मिल जाए, एज इट इज अगर मिल जाए, तो सिर्फ हार्डली एक आध दो पिंग का ड्रॉप होगा बस, राइट? क्योंकि अगर इसकी कर्नल जो बूट किया है तो जो स्लैश प्रॉक बनाया है, स्लैश सिस बनाया है, वो सब चीज, यानी बेसिकली अगर हम देखें तो कंप्यूटर में ये जो एब्रप्टली डाउन हुआ वो क्यों हुआ? बिकॉज ये अनसेफ डेटा को कहीं लोड कर रहा था, जो प्रोसेस एग्जीक्यूटेड कंडीशन में थे उस कंडीशन को भी, स्टेट को भी कहीं लोड किया हुआ है। कहाँ किया है, कहाँ किया है? रैम में, है कि नहीं? Yes. रैम में ना, राइट Yes. Yes. Yeah. रैम में, वेरी गुड। और अगर पावर ऑफ हुआ तो वो रैम ही है जिसका डेटा नहीं मिलता। हार्ड डिस्क का डेटा तो है भाई, वो तो कमिटेड डेटा है, Yes. राइट? रैम में अनकमिटेड डेटा होता है जो सेव नहीं हुआ है, और वही लूज होता है। तो अगर मैं समहाउ रैम भी इसके अंदर सिंक कर पाऊं रियल टाइम में, और रैम का पीस बहुत छोटा सा होता है, राइट? अगर मैं समहाउ रैम को डिस्क पे या कहीं राइट करके उसको रेप्लिकेट कर पाऊं, एनवी रैम की फाइल, कोई VMware जानता है यहाँ पे, अगर VMware पढ़ा हुआ है तो, राइट? VMware में एक कंसेप्ट होता है, VMware ESXi में एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं FT। एनीबडी कैन एक्सप्लेन FT? Fault tolerance. यस, बट
But sir, क्या होता है? whenever we are caching or mirroring RAM to disk, so latency will be there because cache का access time और disk का access time में difference होता है, so they cannot be, I रियल mean टाइम latency. हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत में भी शायद आपका डेटा जाए, बट बूटिंग का टाइम बच जाएगा। मे बी इफ यू Agree. लूज इवन द डेटा, बूटिंग के लिए जो प्रोसेसेस वगैरह हैं वो तो पक्का, क्योंकि इट्स अ लेयर, बूट कर गया, देन स्टेट इज गेटिंग मेंटेन्ड, देन ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट यू आर डूइंग, दैट मे बी इंक्रीमेंटल डेटा और डेल्टा यू में लूज, बट Still बूटिंग there करने के will be बाद very fraction of data loss will be there because वेरी फ्रैक्शन ऑफ, करेक्ट। हाँ, आई एम ऑल्सो मेंशनिंग सेम थिंग कि आपका हो सकता है अगर आपने पिंग लगा रखा है सर्वर को, तो उस सिचुएशन में आपको एक या दो पिंग में टाइम आउट या ड्रॉप मिल सकता है, लेकिन इमीडिएटली आपको उसी स्टेट में उसी कंडीशन में वर्चुअल मशीन वापस मिल जाएगा दूसरे नोड पे, राइट। इसको VMware में अगर हम इसे देखें तो VMware में भी, VMware नॉर्मल क्लाउड को हटा दो, VMware प्लेटफॉर्म की बात करो, वहां पे वर्चुअल मशीन में यही होता है कि एक वर्चुअल मशीन दूसरे होस्ट पे मूव कर सकता है, इसको वी मोशन बोलते हैं हम। हाइपर-वी में भी होता है, सिट्रिक्स जेन में भी होता है, मूवमेंट होता है, राइट, क्योंकि डेटा स्टोरेज जो होता है उनका VMDK वगैरह का, वो जो है वो शेयर्ड रहता है। बट ये जो वर्चुअल मशीन्स है ना, जब ये मूव करते हैं तो वहां पे भी स्टैंडर्ड रिडंडेंसी वाले फंक्शन में वो भी रिबूट होते हैं, लेकिन VMware में एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं FT, फॉल्ट टॉलरेंस। अगर आपने किसी वर्चुअल मशीन को फॉल्ट टॉलरेंस इनेबल कर दिया तो जानते हो क्या होगा? आप उस वर्चुअल मशीन की शैडो कॉपी देखेंगे बाकी जितने नोड्स हैं। शैडो ऐसा मतलब वो थोड़ा सा डाइल्यूटेड, ऐसा थोड़ा हल्का सा ब्लर टाइप की कॉपी देखेंगे वर्चुअल मशीन। वो वर्चुअल मशीन वहां सब पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, रन कर रहा है एक ही नोड पे, लेकिन बाकी के नोट्स जो हैं उनके ऊपर VMware में आप उसकी शैडो कॉपी देखेंगे। वो दैट शैडो कॉपी इज दिस रेप्लिकेशन, स्टेट मेमोरी स्टेट का रेप्लिकेशन विच इज हैपनिंग। एंड अगर वो नोड डाउन भी हो गया तो इमीडिएटली उन नोड में से कोई एक ब्लर से हाईलाइट हो जाता है, राइट, विथ दोज डेटा विच इज इन मेमोरी, रैम वाला। और ये इतना क्विक होता है, इतना फास्ट होता है, बिकॉज रैम यू नो कितना फास्ट होता है रैम, राइट। दीज आर, रैम तो पूरा का पूरा फ्लैश मेमोरी है ना, सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी है, डिस्क बेस्ड तो है नहीं। तो वो इतना फास्ट हो जाता है कि एक या दो पिंग का आपको ड्रॉप मिलेगा बस। तो वही सेम फॉल्ट टॉलरेंस का कंसेप्ट यहाँ है अज्योर में, जिसे हम लोग अवेलेबिलिटी सेट बोलते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यानी कि अवेलेबिलिटी जोन कई सारे आपके एक एक डेटा सेंटर के अंदर होता है। ये पहली चीज तो मैंने बताया, एक डेटा सेंटर के अंदर डेटा सेंटर के अंदर नहीं हो सकता। वर्चुअल मशीन एक टाइम में एक ही रन करती रहती है, सेम लाइक स्टैंडर्ड हाई अवेलेबिलिटी। लेकिन सर्वर्स के अंदर इसका शैडो कॉपी या रेप्लिकेशन वाला जो मैं बोल रहा हूँ मेमोरी का सिस्टम, वो होता रहता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स यार, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर में अगर हर एक सर्वर के अंदर होगा तो शैडो कॉपी भी तो स्पेस लेती है ना रैम के अंदर उस होस्ट के, तो वो तो चैलेंजिंग हो जाएगा फिर, राइट। अजोर के लिए हर एक वर्चुअल मशीन के 1000 कॉपी, हर एक वर्चुअल मशीन के 1000 कॉपी, 1000 मशीन के फिर 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 कॉपी, अरे ऐसे कैसे? तो इसीलिए अजोर ने ये ऑप्शन आपको दिया, क्या दिया? अवेलेबिलिटी सेट। उसने बोला आप एक काम करो, मैं आपको कुछ लिमिटेड करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसी चीज का प्रोटेक्शन, वही FT कॉपीज का, कि आप एक सेट बनाओ और उस सेट में आप कितने रैक के अंदर और कितने सर्वर के लिए, कितने रैक्स के अंदर आपको ये FT चाहिए और उनके कितने सर्वर्स के अंदर आपको ये FT चाहिए, वो आप एक सेट बना के डिफाइन कर दो। एंड वर्चुअल मशीन क्रिएशन के टाइम में वो सेट सेलेक्ट कर लो। जब वर्चुअल मशीन सिलेक्शन में वो आप वो सेट सेलेक्ट कर लोगे, मैं उतने सर्वर्स और उतने रैक के बीच में आपका ये शैडो कॉपी बनाना शुरू कर दूंगा। एंड दे गिवन अ लिमिट ऑल्सो। सो अब वो लिमिट क्या है वो आप समझिए, मैं आपको इमेज से अवेलेबिलिटी सेट का कंसेप्ट भी दिखाता हूं। मैं बना भी सकता हूं इसको ड्रॉ करके, बट बना बनाया है तो विल मेक सेंस मोर। हियर इज लाइक दिस, ये वाला मेरा फेवरेट। हम लोग रैक जो होते हैं उनको
अवेलेबिलिटी सेट की लैंग्वेज में बोलेंगे एफडी। अवेलेबिलिटी सेट क्या होता है? सेट ऑफ एफडी एंड यूडी, राइट। अब एफडी का मतलब क्या हो गया? एफडी का मतलब और यूडी का मतलब, एफडी इज फॉल्ट डोमेन, यूडी का मतलब हो गया अपडेट डोमेन। ये सिर्फ इसके, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज अभी तक आप लोगों ने जो समझा है वही कंसेप्ट है, बहुत बेस्ट कंसेप्ट है, आप लोग समझ भी चुके हो बहुत अच्छे से। एफडी को हम लोग रैक बोलते हैं, एफडी का मतलब हो गया रैक, एफडी इज इक्वल टू नथिंग बट रैक, इसकी लैंग्वेज में एफडी बोल दिया बस, अदरवाइज वो रैक सर्वर ही बोलता तो ज़्यादा अच्छा होता, सबको समझ में भी और अच्छे से आता। बट नाम है, किसी का ऑफिस का नाम रमेश और घर का नाम रिंकू, दैट इज लॉ। और यूडी का मतलब सर्वर्स। अब देर इज अ लिमिट, लिमिट ऑफ एएस, एएस एज इन अवेलेबिलिटी सेट। व्हाट इज अ लिमिट? लिमिट इज दैट यू कैन हैव ओनली 3 एफडी एंड 20 यूडी एज मैक्स, राइट। अब्यूज होने के बजाय, सारे रिसोर्सेज अब्यूज हो जाएं उससे अच्छा है कि लिमिट दे दो पहले। अब क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो समझने की कोशिश करो। मान लो आपको ये उसने लिमिट दिया मैक्सिमम, वह आपने क्या किया, आपने एक सेट बनाया, राइट। सेट आपने बनाया, सेट नेम इज माई एच ए सेट, आपने एक माई एच ए सेट आपने एक बनाया, Like ठीक है, कोई 20 नाम UD बनाना in पड़ेगा। one FD 20 यूडी in one इज द FD मैक्सिमम मतलब लिमिट इन वन हाँ डेटा that's सेंटर, what I'm 20 telling. यूडी। I mean maximum एक FD में 20 UD आप select कर सकते हो, right? एक अवेलेबिलिटी सेट बनाने में यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 20 यूडी एंड मैक्सिमम 3 एफडी, ठीक है। Okay, आप all बना रहे हो total सेट ना, 20 UD. So all total 20 हाँ UD, टोटल right? 20 यूडी, हाँ यस। Okay. So we can select any combination from एनी 10 in one FD like this. Okay, got it. I एनी यू thought कैन it's सेलेक्ट, 20 UD in one rack. Yeah. नहीं Okay, नहीं, got it. एनी Thank यू you so कैन, much. एक में तो होता ही नहीं है, 48 यूनिट का होता ही है, उसमें अगर 2U भी लगाएंगे तो 48 डिवाइडेड बाई, तो हार्डली 24 सर्वर ही आएंगे एक रैक में, तो वो तो है ही नहीं, है ना। तो मान लो मैंने एक सेट बनाया, उसका नाम दिया माई सेट, और इसमें मैंने क्या बनाया, मेरे माई सेट के अंदर मान लो मैंने बनाया 2 एफडी लिया मैंने इसके अंदर, और 3 यूडी लिया, 3 यूडी लिया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, देखो मैं इसको वैसे भी समझाता हूँ कि जैसे सेट का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो, राइट। जैसे शादी में है, जा रहे हो, तो हल्दी की रस्म के लिए एक अलग सेट कपड़ा बनाए हो, राइट। शादी के लिए, बारात के लिए एक अलग सेट का कपड़ा बनाए हो, सुबह मॉर्निंग में जब शादी होने लगी कुछ टाइम के लिए अलग कपड़ा बना के रखे हो, राइट। हर एक आपका एक अलग अलग सेट है। तो सेट में है क्या, बट सेट में होगा एक टॉप वियर एक बॉटम वियर, सेट में तो यही होगा, या 2 टॉप वियर एक बॉटम वियर, राइट। तो आप सेट बना के रखे हो, अलग अलग कलर अलग अलग प्लान होगा आपके लिए। वैसे ही यहाँ पे भी है, व्हाट वी आर क्रिएटिंग सेट इज व्हाट, ये शादी का सेट है, ये बारात का सेट है, राइट। वो सेट इज दैट नेम, सो नेम मैंने बताया माई एच ए सेट। फिर मैंने इस सेट के अंदर क्या लिया, 2 एफडी ले लिया, 3 यूडी ले लिया। अब इसमें होगा क्या, देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब 2 सर्वर मैंने लेबल कर दिए मेरे इस वीएम के लिए, या इस अवेलेबिलिटी सेट के लिए मैंने 2 सर्वर लेबल कर। अब वो सर्वर पास पास के हों या बहुत दूर के हों, बट एक ही डेटा सेंटर के अंदर, आई डोंट केयर, मैंने लेबल किया है, मुझे 2 एफडी यानी 2 रैक कोई भी लेबल करना है, ताकि मेरा जो वर्चुअल मशीन है उसकी वो एक उनमें से किसी एक पे रन करेगा और किसी एक में शैडो कॉपीज रहेंगी। लेकिन रैक के अंदर तो नहीं रहती शैडो कॉपीज, या रैक के अंदर तो वीएम चलता नहीं, चलता किस पे, सर्वर पे। तो मैंने उसमें ये बोला कि 3 यूडी। अब 3 यूडी मैंने अगर बोल दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किसी एक रैक में एक, किसी एक रैक में 2 सर्वर, यही तो होता है। बहुत सिंपल सा, इसको अगर हम समझे तो ऐसा समझ लीजिए आप कि बिल्कुल बचपन वाला, हाँ, कि राम के पास 3 टॉफियां हैं, उसे 2 लोगों में बांटनी है,
तो किसको किसको कितनी कितनी मिलेंगी? किसी एक को 2 मिलेगी, किसी एक को 1 मिलेगी। राम के पास 2 ही टॉफियां हैं और 2 ही लोग हैं और उसे दोनों में बांटना है तो 1-1 मिलेगी। राम के पास 2 टॉफियां हैं, 5 टॉफियां हैं और 2 लोगों में बांटना है तो किसी एक को 3 मिलेगी, किसी एक को 2 मिलेगी, राइट? सेम सेंस से टॉफियों का मतलब यहाँ पे ये हो गया सर्वर्स, और बांटना जिसको है उसका मतलब हो गया रैंक्स। तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सेम थिंग जो मैंने यहाँ लिखा है 2FD एंड 3UD, वो चीज यहाँ पे है। 2FD 1 2 रैक, इन रैक के 3UD, इसका मतलब 2 ही रैक के अंदर के 3 सर्वर्स, तो एक में 1, इसमें 2। आपका जो वर्चुअल मशीन है वो इन तीनों में से, बिकॉज आपके अवेलेबिलिटी सेट के पार्ट हैं ये सर्वर्स भी तीनों और ये रैक, 2 रैक 3 सर्वर, इनमें से किसी एक पे आपका वर्चुअल मशीन चलता रहेगा, बाकी जो 2 हैं उनके ऊपर शैडो कॉपी बनती रहेगी। इन एनी केस ये वाला सर्वर डाउन हो जाए, नो प्रॉब्लम, दूसरे से चलेगा। इन केस द इंटायर रैक इज गेटिंग फेलियर, नो प्रॉब्लम, दूसरे से चलेगा, राइट? तो ये जो टाइम बच रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हमें रिबूट करने पे वो खाली 2 पिंग ही खाली डाउन जा रहा है, इसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी सेट है भाई लोग, उसकी अप टाइम कितनी होती है? अवेलेबिलिटी सेट अगर आप यूज करते हैं तो इसकी अप टाइम होती है 99.95%। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा अवेलेबिलिटी सेट क्या है? हाँ हाई सर, लेवल, क्लियर Yes, क्लियर है। yes. वेरी गुड। तो ये 0.5% हमें बढ़ा देता है। अब थोड़ा बात करते हैं कॉस्टिंग वगैरह पे में भी। हालांकि बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर यू डोंट रियली बॉदर अबाउट द कॉस्टिंग, वो कंपनी देखती है और इतने छोटे मोटे कॉस्टिंग कंपनी को इतना फर्क नहीं पड़ता, अनलेस इट इज इन मिलियंस, है ना? 10 लाख 20 लाख की बात हो तो बात अलग है। बट तो सर, बिकॉज सर जब ये जैसे आपने कहा कि 99.95 है, तो सर बेस्ट तो यही है ना 99.99 वाला, एजेड बेस्ट वाला, ये एबिलिटी सेट की मतलब। हाँ, बट क्यों? मैं हाँ। वही तो अब जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ उसी से आपको पता चलेगा ना बेस्ट कौन सा है। अच्छा, ओके सर, यस सर। बेस्ट वही है जो सस्ता हो, है ना? प्राइस इज एवरीथिंग, यस सर, हाँ, करेक्ट सर, कॉस्ट। ऐसा ही तो है। क्या? तो अब यहाँ पे देखते हैं यूज केसेस के हिसाब से कंपनीज क्या प्रिफर कर सकती हैं। अज्योर, क्योंकि अज्योर लिमिटेड किया हुआ है एफडीज एंड यूडीज, इसलिए अज्योर अवेलेबिलिटी सेट बनाने के पैसे नहीं लेता। इसका मतलब जो प्राइस स्टैंडर्ड रिडंडेंसी का है वही प्राइस अवेलेबिलिटी सेट का भी होता है। ये मैं आपको करीब 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आई डोंट नो अब अगर रिसेंटली कोई चार्ज होता है तो। रिसेंटली अगर कोई चार्ज होता है तो वी कैन आस्क गूगल या चैट जीपीटी, राइट? अज्योर अवेलेबिलिटी सेट प्राइसेस, अगर कुछ होगा तो आएगा। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर प्राइसिंग इसमें अलग से तो नहीं आएगा, आई थिंक वी शुड बी चेकिंग। इसका प्राइस होता नहीं, यूसी 99.95% सेट प्रोवाइड, ठीक है, दैट्स ऑल ओके। बट if I go to Gemini, Sir, I have a question. Like, as you mentioned in the first class, most of the organization like Netflix, let's say, for example, it's a video streaming application. So there is no lag in video streaming application. So they might, I mean, if they're using, I don't know whether they're using Azure Cloud or AWS. it's very complicated infrastructure. When we say 100% या फिर no lagging and blah blah blah, तो it's a very complex architecture. We can also create it. बट अभी जितनी हमको अंडरस्टैंडिंग हुई है Azure क्लाउड की, इतने में वो कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, राइट? गोइंग फॉरवर्ड शायद आपको इसका आइडिया मिल जाएगा दैट हाउ वी डू, है ना? सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अवेलेबिलिटी सेट जो है, एंड आई इट सीम्स लाइक दिस इज स्टिल ट्रू, कि अवेलेबिलिटी सेट का कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं। अवेलेबिलिटी सेट इज नॉट एट ऑल कॉस्ट। इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो स्टैंडर्ड रिडंडेंसी की जो कॉस्ट है वही अवेलेबिलिटी सेट की है। अब आप बताओ, आप अवेलेबिलिटी सेट प्रीफर करोगे या स्टैंडर्ड? अगर Obviously, कॉस्ट, availability set. यस, अगर कॉस्ट मैटर नहीं करता तो विल गो विथ अवेलेबिलिटी सेट, फाइन।
Sir, one more question. Like whenever we are opting for a set, as you said, there is no cost for availability set. So can we choose like instead of 2 FD, 3 UD, can we select 2 FD, let's say 5 UD. So in that case, the cost And will you not can. vary. Yes, yes, absolutely. Availability set entirely is cost free. It says that within the limit of maximum, you can create any of the choice, right? 2 FD या 3 UD 20 पूरा कर दो. That is also possible. It's not putting any restrictions of how you are creating your availability set. लेकिन ये तो एफडी और यूडी जो भी हम सेट करेंगे तो ये रीजन वाइज मतलब एक ही डेटा सेंटर में एक चूज रीजन के करेंगे। अंदर एक डेटा सेंटर के अंदर ही होगा और वो किसी में भी जाके हो सकता है। ओके तो एक स्टैंडर्ड अगर हम स्टैंडर्ड व्हाई बिकॉज वी आर यूजिंग मोर रिसोर्सेज राइट सो व्हाई इट इज नॉट आई मीन चार्जिंग मोर वो तो अज्योर से पूछना पड़ेगा बट दे हैव गिवन दिस दे आर नॉट चार्जिंग फॉर अवेलेबिलिटी सेट राइट। Yeah, I mean, given an option, given a flexibility option of availability set, everybody will opt for availability set. Then standard redundancy will be of no use if they're not charging extra. देयर आर मेनी थिंग्स आई थिंक कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको आगे चल के पता चलेंगी। अभी तुरंत कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत मुश्किल है राइट। सब अगर ऑप्शंस है तो उसका यूज है। And Thank you. सर जैसे यहाँ पे आपने बताया था कि स्टैंडर्ड के अंदर हमको सिर्फ रैक का और सर्वर का फेलुअर प्रोटेक्शन मिल रहा है। सर हाँ जी। इसमें क्या जो 0.5 जैसे सर इसमें था 99.90 और इसमें 0.05% जो बढ़ा है सर, एक्स्ट्रा क्या हाँ। प्रोटेक्शन बढ़ रहा है सर इसमें? वही जो इन मेमोरी चीज भी कॉपी हो रही है, इसकी वजह से उसे ओएस बूट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, तो ओएस बूट होके प्रोसेस को आप आने में जो टाइम जाता है जी सर, वो बच रहा है। मतलब बूटिंग टाइम का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है सर, कम हो रहा है हाँ मतलब। हाँ जी बिल्कुल। जी सर। ओके सो वी कैन क्रिएट गाइस दिस वे अवेलेबिलिटी सेट। एंड अब बात आती है कि देन अवेलेबिलिटी जोन बेस्ड उसमें क्या कॉस्ट है। देखो अवेलेबिलिटी जोन बेस्ड जो है वो एक्चुअली स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन ऑफ अ वर्चुअल मशीन इन वन सिंगल। प्रोबेबली दिस विल आंसर योर क्वेश्चन ऑल्सो विजय लक्ष्मी। स्टैंडर्ड क्यों? तो अगर आप अवेलेबिलिटी जोन बेस्ड रिडंडेंसी सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब एक्चुअली आप एक अवेलेबिलिटी जोन में तीन अवेलेबिलिटी जोन में तीन वर्चुअल मशीन बनाते हैं विथ स्टैंडर्ड रिडंडेंसी, क्योंकि वो तो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। यू कैन नॉट इवन ऑप्ट फॉर कि मुझे नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड तो है ही है, डिफॉल्ट है राइट। तो अवेलेबिलिटी जोन बेस्ड वाले में क्या होता है, तीन वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है तीन डेटा सेंटर्स में कहीं पे भी राइट। वहाँ कोई अवेलेबिलिटी सेट का ऑप्शन नहीं। तीन वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट करोगे तीन डेटा सेंटर्स के अंदर, तीन अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, ओके। और वो तीनों ही अप रहेंगे। किसी भी पॉइंट इन टाइम पे अगर उन तीन में से कोई एक जिसके ऊपर रन कर रहा है अगर वो हार्डवेयर डाउन हुआ तो वो वर्चुअल मशीन स्टैंडर्ड हाई अवेलेबिलिटी के प्रोसेस के हिसाब से रिबूट करके दूसरे होस्ट पे जाएगा, बट वो स्टिल रन करेगा। इन बिटवीन रेस्ट ऑफ द टू वर्चुअल मशीन्स which are already running and are not impacted with this down, they will keep serving the request. गोइंग फॉरवर्ड एक लोड बैलेंसर का टॉपिक आएगा जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सारी चीजें कैसे मैनेज की जाती है। देयर इज अ हेल्थ चेक ऑल्सो राइट, टाइम ड्यूरेशन एंड अदर थिंग्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं। इमीडिएटली नहीं समझ पाएंगे तो उस टॉपिक पे जाना पड़ेगा, बट स्टैंडर्ड रिडंडेंसी से है। अगर पूरा का पूरा डेटा सेंटर ही डाउन हो जाए तो मैंने बोला अवेलेबिलिटी जोन के केस में अगर पूरा का पूरा डेटा सेंटर डाउन हो जाए तब भी जो दो वर्चुअल मशीन है वो सर्व करते रहेंगे। अगर इंटायरली डेटा सेंटर डाउन हो जाता है एंड यू हैव नॉट ऑप्टेड अवेलेबिलिटी जोन बेस्ड बट यू हैव ऑप्टेड फॉर अवेलेबिलिटी सेट या यू हैव ऑप्टेड फॉर स्टैंडर्ड, इन दैट केस आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। विद इन डेटा सेंटर की बात होती है स्टैंडर्ड में और अवेलेबिलिटी सेट में, इसलिए वो डाउन होगा तो गया। ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस इवन समटाइम्स वी नीड रीजनल आउटेजेस ऑल्सो टू सिक्योर, उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके लिए फिर डीआर डिजास्टर रिकवरी भी सेटअप करना पड़ता है राइट। तो वी वांट टू अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ ऑल कॉर्नर्स ऑफ फेलियर्स, ओके। तो उसके लिए अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बट अवेलेबिलिटी जोन एंड रिडंडेंसी दीज आर थ्री टाइप्स। फाइन, now when we have these kind of redundancies let's try to go on Azure hierarchy.
राइट। और इसी के साथ हम लोग शायद अजूर पोर्टल में आज जाएंगे। सो देखो, ये अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा लास्ट 3 सेशन से, लास्ट 2 सेशन एंड आज का सेशन, उसमें हमने अजूर नहीं बल्कि हर एक क्लाउड में नॉर्मली जो होता है वो पढ़ा। थोड़ा सा अजूर का फ्लेवर हमने दिया यहाँ पे आज अंडरस्टैंड करने में जियोग्राफी के साथ, राइट। तो अभी कोई भी क्लाउड जो होता है, क्लाउड इज अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इज लाइक, मैंने बताया था आपको, एक प्लॉट अगर आपने खरीदा है तो उस प्लॉट में, एक 1000 स्क्वायर फुट के प्लॉट में मैं अपने हिसाब से घर बनवाऊंगा। सीढ़ी किधर रखना है, वास्तु का फॉलो करना है, क्या कैसे करना है, किचन कितने स्क्वायर फीट का, किड्स बेडरूम, ये सब कुछ। वही प्लॉट आपका है, आप अपने हिसाब से बनवाएंगे, किसी और का होगा वो अपने हिसाब से बनवाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो अजूर क्लाउड है, वो अजूर क्लाउड एक प्लॉट है। अजूर क्लाउड इज अ प्लेटफॉर्म, राइट। बट अजूर क्लाउड के अंदर रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, थिंक इन दैट। एक और एनालॉजी देता हूँ, जैसे आप लैपटॉप खरीद के ले आए, मैं भी लैपटॉप खरीद के ले आया, राइट। मैं एक एक अरेंजमेंट रखना चाहता हूँ, अरेंज्ड वे में अपने रिसोर्सेज को रखना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक डॉक्यूमेंट फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने एक स्टडी गाइड का फोल्डर बनाया, एक मैंने मूवीज का फोल्डर बनाया, राइट। फिर कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं उनका फोल्डर बनाया, उनके अंदर फर्दर और फोल्डर बनाए, राइट। तो मैंने अरेंज किया अपने रिसोर्सेज को। वैसे ही जब आप क्लाउड में हो, अजूर क्लाउड में, तो वहां पे भी आप अपने रिसोर्सेज को अरेंज करना चाहते हो। तो जब आप रिसोर्सेज को अरेंज करना चाहते हो तो उसका एक और भी एस्पेक्ट है, वो क्या है कि जब आपके रिसोर्सेज अरेंज होंगे हिरारिकल मैनर में, फोल्डर विद इन फाइल, फोल्डर विद इन फोल्डर विद इन फोल्डर विद इन फाइल, राइट, जैसे भी आप मैनेज करना चाहो, इट्स टोटली योर चॉइस। सो अजूर हायरार्की का मतलब ये होता है कि अजूर भी हमें रिसोर्स के ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ हायरार्की देता है, राइट। और वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से यूज कर सकता है ना। ये जो अजूर हायरार्की देता है, उस हायरार्की को मेंटेन करने के लिए देर आर 3-4 थिंग्स। जो रिसोर्सेज क्या होता है उसमें, हायरार्की का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, राइट। तो सबसे टॉप जो रिसोर्स होता है, वी कैन से लाइक सी ड्राइव इन अजूर, दैट नेम इज मैनेजमेंट ग्रुप। मैनेजमेंट ग्रुप हम बनाते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर हम बनाते हैं फिर सब्सक्रिप्शन। यानी कि इफ यू वांट टू क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन, इट हैज टू बी क्रिएटेड अंडर एनी मैनेजमेंट ग्रुप विच वुड बी द पेरेंट फॉर दैट सब्सक्रिप्शन, राइट। और सब्सक्रिप्शन अगर आप क्रिएट कर रहे हो और उसके बाद अगर आप कोई रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो, तो रिसोर्स ग्रुप विल ऑलवेज बी क्रिएटेड अंडर एनी एक्टिव सब्सक्रिप्शन। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड अंडर मैनेजमेंट ग्रुप। सब्सक्रिप्शन कैन नॉट बी क्रिएटेड अंडर रिसोर्स ग्रुप बिकॉज इट्स अ चाइल्ड, राइट। सो ये पेरेंट है, इसका ये चाइल्ड है, ये पेरेंट हुआ तो इसका ये चाइल्ड है। रिसोर्स ग्रुप के अंदर फिर फर्दर हम क्या क्रिएट करते हैं, द end goal, end objective, and that is what? Resources. What are the resources? Resources are like virtual machine you are creating, that will be called it as a resource, right? IP addresses you are creating, load balancers you are creating, disk you are creating, snapshots you are creating, web app you are creating, databases you are creating, anything you are creating, that is what? Resources. So if I need to create, let's say fresh मेरा account है and I want to create a virtual machine, so I should have something already available. One is that I should have resource group at the very first thing. That resource group should be created under any active subscription, and that subscription should be created under any management group, or that subscription should be part of any parent management group, right? ये एक हायरार्की है। बट इस हायरार्की से ये चीज समझ में कैसे आएगी कि हम अरेंज कैसे करें और अरेंजमेंट करें ही क्यों? देखो, हम अगर कभी हायरार्की फॉलो करते हैं ना, व्हाई वी नीड हायरार्की? अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं तो एनीबडी कैन आंसर विथ एनी क्लू why we need hierarchy? सभी का एक काम करने का स्ट्रक्चर होता है, प्लानिंग होती है, तो इसलिए हायरार्की इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट पर्पस के In बेसिस। terms of accessibility also it will be easy.
ठीक है, दैट्स अगेन सेम थिंग दैट Or it's स्टैंडर्ड, logical grouping, you can say that. दैट्स आल्सो फाइन। सर प्रॉपर कैटेगराइजेशन के लिए वो सब सेम ही चीज है, राइट? हाँ सर। व्हाट एल्स, थोड़ा अब आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, राइट? In the थिंक scenario लाइक of एन troubleshooting इंजीनियर। also. नहीं, वो तो एक्सेस फिर हो गया ना, सब चीज वही हो गई कि हाँ भाई ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, हमें दिख रहा है अरेंज्ड फैशन में। दैट्स इट, दैट अरेंज फैशन इज नॉट द ओनली फैक्टर ऑफ व्हाई हायरार्की वी शुड हैव। पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट क्यों होता है? अगर बाप ने कोई लोन लिया है तो बेटा चुकाएगा, पुराने जमाने के हिसाब से, राइट? वो क्या बोलता है इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि टू वेरी मेजर इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड बी considering as an engineer when we talk about hierarchy. One is access control and another is policy. Access control and policy control. What is mean? अगर मैं किसी यूजर को परमिशन देना चाहता हूँ, अगेन इस चीज का चैप्टर आगे आएगा लास्ट में, जब हम लोग अज़ूर इंट्रा आईडी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा मैं प्रैक्टिकली दिखा के करके। बट अभी के लिए ऐसा समझिए, अगर मैं इस तरीके से रिसोर्स को अरेंज किया हूं और मैं किसी एक यूजर को इस लेवल पे एक्सेस दे दूं, सब्सक्रिप्शन लेवल पे, ओके, तो इस सब्सक्रिप्शन के अंदर के सारे रिसोर्स ग्रुप पे उसको ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट के एक्सेस को और पेरेंट के पॉलिसी को इनहेरिट करेगा। चाइल्ड जो होगा, चाइल्ड ऑब्जेक्ट जो होगा, वो पेरेंट के एक्सेस और पॉलिसी कंट्रोल्स को इनहेरिट करेगा। फेयरली सिंपल, रिकर्सिव। जैसे आप किसी फोल्डर के ऊपर, फोल्डर के अंदर के फोल्डर और ऐसे हैं, और टॉप वाले फोल्डर को आपने परमिशन चेंज कर दिया, रिकर्सिव मारा तो सभी के अंदर हो जाएगा, काइंड ऑफ, राइट? तो सब्सक्रिप्शन लेवल पे दिया तो उसके अंदर के सारे रिसोर्सेज और रिसोर्सेज के सारे रिसोर्सेज के ऊपर जो एक्सेस कंट्रोल है वो इनहेरिट हो जाएगा। अगर मैं कोई पॉलिसी लगाया इस लेवल पे तो वो पॉलिसी इन सब के लिए इनहेरिट हो जाएगी, राइट? एक्सेस और पॉलिसी में डिफरेंस क्या है? एक्सेस इज सेइंग दैट कि किसी यूजर को कोई रिसोर्स दिखेगा या नहीं, या वो रिसोर्स, उस रिसोर्स के ऊपर कोई यूजर लॉगिन करेगा तो क्या कर सकता है क्या नहीं, वो एक्सेस होता है। पॉलिसी का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स डिफाइन, कि इसके अंदर में यही चीज केवल हो सकती है, आप दूसरी वैल्यू नहीं रख सकते। पॉलिसी, राइट? पॉलिसी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में नॉर्मली भी पॉलिसी होती है, लीव पॉलिसी होती है कि आप 25 छुट्टी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, नहीं तो आपकी सैलरी कटेगी। कुछ वैसे ही पॉलिसी इज पॉलिसी, राइट? तो एक्सेस कंट्रोल एंड पॉलिसीज आर द टू मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाई इन अजूर प्लेटफॉर्म वी हैव हायरार्की। अब अगर किसी को केवल एक पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे, यानी एक सिंगल रिसोर्स पे एक्सेस देना है, तो उसे उस लेवल पे अगर एक्सेस दे देंगे तो उसे सिर्फ उसी का एक्सेस होगा, किसी और वर्चुअल मशीन का, भले वो सेम रिसोर्स ग्रुप के अंदर हो, उसका एक्सेस नहीं होगा। एंड उसे किसी और पेरेंट का भी एक्सेस नहीं हो सकता। तो ऑल ऑफ दीज चार चीजें जो मैंने बताई, ये एक ब्रांच बनाते हैं, एक ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर श्योर, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट मैनेजमेंट ग्रुप, देर इज अ रूट मैनेजमेंट ग्रुप, वहां से स्टार्ट करके एक पूरा ब्रांच बनता है। और एक्सेस एंड पॉलिसीज के दोनों कंट्रोल से ये हम इसे लेवरेज कर सकते हैं, और ये हमें बेनिफिट करता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। Sir, I have a query. When it comes to access control or access management, we got to hear a term that is identity and access management. So where comes IAM? दिस इज आईएम ना, आइडेंटिटी एंड So एक्सेस IAM मैनेजमेंट, is इसका a चैप्टर है विजुअल एक्सप्लेन। सो इसका पूरा yes. चैप्टर है, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, डोंट वरी। आईएम का मतलब होता है आइडेंटिटी होना और एक्सेस होना। तो एक्सेस को किसी आइडेंटिटी के साथ अगर टैग कर दिया तो उस आइडेंटिटी को उस तरह का एक्सेस हो जाता है, इसे हम आईएम बोलते हैं, ठीक? और किस लेवल पे हो सकता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। तो आईएम एक चैप्टर है जहां हम लोग पढ़ेंगे। आइडेंटिटी का मतलब होता है समवंस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में भी सर्विस अकाउंट का नाम, यूजर का आईडी, सर्विस अकाउंट का आईडी, ग्रुप का आईडी, राइट? इस तरह की आईडीज, इनको आईडी बोलेंगे। लेकिन वो आईडी, एक एग्जांपल के लिए, ऑन अ वेरी हाई लेवल नोट, आप आईडी कार्ड पहन के ऑफिस के अंदर जा सकते हो, योर गार्ड विल अलाउड यू,
मैं नहीं पहना हूं या मैं किसी और कंपनी का पहना हूं, वो अलाउ नहीं करेगा, राइट? एंड you also can log in, I mean get inside your premises wearing your lanyard, right? कंपनी का आपका जो सर्विस डिलीवरी मैनेजर है वो भी वही पहन के जा सकता है, डायरेक्टर है वो भी वही पहन के जाएगा, राइट? आईडी में कोई भेद नहीं है सबका। कंपनी के अंदर आईडी का मतलब क्या हो गया? व्हेन यू स्टार्ट लॉगिन इन योर विंडोज एडी आईडी, योर ईमेल आईडी, भाई मैनेजर है, सीईओ है, सीटीओ है, सीएफओ, उसकी भी ईमेल आईडी है, आपकी भी है, वो भी लॉगिन करता है लैपटॉप में, आप भी लॉगिन करते हो, तो इट्स अलाउड, राइट? यू आर गेटिंग इनटू योर ऑफिस प्रेमिसेस, बट चक्कर वहां से शुरू होता है। अब उसी आईडी के ऊपर एक्सेस कार्ड इनेबल्ड है कि आप सिर्फ अपने 4th फ्लोर पे जा सकते हैं, 5th फ्लोर का एक्सेस नहीं है। आप गए टैप कर रहे हो फिर भी नहीं होगा, तो वो डोर ही नहीं खुलेगा। डायरेक्टर के लिए खुल गया, तो एक्सेस होना, राइट, वो हो गया। तो एक्सेस किसको क्या है, वो आईडी के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं, राइट? और ये दोनों मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम। कैसे मैनेज करते हैं इन दोनों को, यही पढ़ते हैं हम लोग आईएएम में। एंड दिस आईएएम इज पार्ट ऑफ एक्सेस कंट्रोल, गवर्नेंस का पार्ट हो गया, है ना? Yeah. Thank ओके, you. इसका चैप्टर आएगा तो देन विल अंडरस्टैंड। तो मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप एंड रिसोर्सेज, हम ऐसे हायरार्की में यहाँ पे रखते हैं। इसका अगर हमें एक एग्जांपल मिल जाए तो विल बी इजीली एबल टू रिलेट कि यार अच्छा इससे ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। आइए मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। अगेन हम लोग जाएंगे इमेजेस पे, बने बनाए इमेजेस बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो अज्योर रिसोर्स हायरार्की, हियर इज द हायरार्की, विल टेक दिस एग्जांपल। देखो मैनेजमेंट ग्रुप सिर्फ एक ऐसी चीज है, एक एक्सक्लूजन है यहाँ पे मैनेजमेंट ग्रुप का। मैनेजमेंट ग्रुप सिर्फ एक ऐसी चीज है जो आप किसी मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर एक और मैनेजमेंट ग्रुप भी बना सकते हो, फिर उसके अंदर भी और बना सकते हो। तो मैनेजमेंट ग्रुप सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसको कि उसके अंदर के उसके अंदर के उसके अंदर बनाया जा सकता है। मैनेजमेंट ग्रुप इज लाइक फोल्डर, जैसे आप फोल्डर बनाओ, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हो, राइट? तो सिर्फ मैनेजमेंट ग्रुप अज्योर में एक ऐसी चीज है जिसको आप मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर मैनेजमेंट ग्रुप ऐसा करके बना सकते हो, जस्ट टू स्टैंडर्डाइज तरीके से रिसोर्सेज को स्ट्रक्चर करने के लिए। इसी वजह से अगर आप यहाँ पे देखें इसमें तो वही चीज है, टॉप पे फिर भी एक रूट मैनेजमेंट ग्रुप होता है। मैंने एक नाम लिया था रूट मैनेजमेंट ग्रुप। तो जब भी आप कोई भी अगर अपना अकाउंट बनाएगा अज्योर के अंदर तो रूट मैनेजमेंट ग्रुप बाय डिफॉल्ट बन के आता है, वो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो नहीं होगा तो कुछ स्टार्ट ही नहीं कर सकते। जैसे हार्ड डिस्क सी ड्राइव बन के आती है, बाकी आपको बनाना है बनाओ, है ना? तो रूट मैनेजमेंट ग्रुप एक होता है, उसके अंदर हम फर्दर मैनेजमेंट ग्रुप बना सकते हैं। ठीक, मैनेजमेंट ग्रुप उन मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर भी फर्दर मैनेजमेंट ग्रुप बना सकते हैं। मैनेजमेंट ग्रुप ब्रांचेस क्रिएट करने के लिए, वाई? सो दैट इसके ऊपर अलग पॉलिसी, इसके ऊपर अलग एक्सेस कंट्रोल, इसके ऊपर अलग पॉलिसी, इसके ऊपर अलग एक्सेस कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेस कंट्रोल कर सके। इसके लिए इसको हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर देखते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर, देखो एक मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर मल्टीपल मैनेजमेंट ग्रुप हो सकते हैं, किसी एक मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस हो सकते हैं, और एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप हो सकते हैं। जो मैंने अभी आपको हायरार्की यहाँ दिखाई थी वो चीज नहीं बदलती, ठीक? बस केवल एक चीज क्या बदल रही है, मैनेजमेंट ग्रुप। आई एम मार्किंग इट एज ए स्टार। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर मैनेजमेंट ग्रुप हो सकते हैं, एक के अंदर एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। वो पूरा कंसेप्ट यहाँ से लेके यहाँ तक लागू है। एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर मल्टीपल रिसोर्स हो सकते हैं, एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप हो सकते हैं, एक मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट ग्रुप ही एक ऐसा है वाहिद जिसके अंदर एक मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर फर्दर चाइल्ड मैनेजमेंट ग्रुप हो सकता है। लेकिन सब्सक्रिप्शन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर दूसरा सब्सक्रिप्शन हो सके, नॉट एट ऑल। सेम वही चीज रिसोर्स ग्रुप के अंदर है, सेम वही चीज रिसोर्सेज के अंदर है। ये सब प्रोसेस फॉलो करते हैं कि सबका एक, कई सारे रिसोर्स लेकिन एक पेरेंट, कई सारे सब्सक्रिप्शन लेकिन एक पेरेंट, राइट? यहाँ पे भी कई सारे रिसोर्स लेकिन एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट। इन सब में क्या होता है, कई सारे लेकिन एक सिंगल पेरेंट, लेकिन इसमें पेरेंट चाइल्ड क्या है वो हम मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर ही घुमा देंगे, राइट? जैसे फोल्डर मैंने बताया। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर हो गया। नाउ ये स्ट्रक्चर फायदा क्यों देता है, क्योंकि
हम अब एक आपको वैसा एग्जांपल देगा, थिंक लाइक दिस वन। रूट मैनेजमेंट ग्रुप तो होता ही है, इसके अंदर आपने क्या किया, रूट मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर 2 सब्सक्रिप्शन अटैच किए, आइकॉन सबके अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। रूट मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर फर्दर मैंने 3 ब्रांचेस बनाई, ह्यूमन रिसोर्सेज, आईटी एंड मार्केटिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर एप्स, एक और सब ब्रांच, इसके अंदर एक डेवटेस्ट सब्सक्रिप्शन है। आईटी के अंदर प्रोडक्शन के अंदर जियो रीजन 1, जियो रीजन 2, फिर इसके अंदर सब्सक्रिप्शन, इसके अंदर 3 सब्सक्रिप्शन, मार्केटिंग के अंदर सब्सक्रिप्शन। ये एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ताकि इस वाले पे अलग पॉलिसी, इस लेवल पे अलग पॉलिसी, इस लेवल पे अलग पॉलिसी, इस लेवल पे अलग पॉलिसी डाला जा सके, राइट। इस लेवल पे फिर फर्दर सब पॉलिसीज डाला जा सके, अलग तरह के एक्सेस कंट्रोल्स डाले जा सके। इस वजह से ये चीजें हैं, ठीक। इधर आप अजूर का रूट मैनेजमेंट ग्रुप होता है, उसके अंदर फिर यू कैन हैव मैनेजमेंट ग्रुप, उसके अंदर आप सब्सक्रिप्शन बनाते हो, उसके अंदर आप रिसोर्स ग्रुप बनाते हो, उसके अंदर आप रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपके रिसोर्सेज होते हैं, राइट। सेम चीज सेम चीज सेम चीज, टेनेंट मैनेजमेंट ग्रुप 1 2 3, सब्सक्रिप्शंस चाइल्ड नहीं हो सकते, रिसोर्स ग्रुप एंड रिसोर्सेज। तो ये एक हायरार्की है जो हमें बनानी पड़ती है। नाउ फर्स्ट थिंग वी विल ट्राई टू सी इज मैनेजमेंट ग्रुप। लेट्स ट्राई टू गो इन, बट इसको भी समझने के पहले थोड़ा सा हमें आज पोर्टल समझना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको पोर्टल में लेके चलता हूँ, उसके बाद आपको मैनेजमेंट ग्रुप समझाऊंगा, राइट। फिर सब्सक्रिप्शन हम लोग कल पढ़ेंगे, तो कल आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे कि आपका फ्री ट्रायल वगैरह क्या कैसे, राइट, बिलिंग मैनेजमेंट सब कुछ। तो कल तक थोड़ा सा हमें मैं आपसे सजेस्ट भी करूंगा कि आप लोग कल ही अपना फ्री ट्रायल एक्टिवेट कीजिएगा, अगर आज मत कीजिएगा अभी। तो हमारा जो अजूर का पोर्टल है, portal.azure.com है, कुछ ऐसा दिखता है। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। सर जैसे कि आपने कहा था शायद कि ये 30 डेज के लिए फ्री मिलता है, तो हाँ, सर जैसे अभी तो हमें उतना एज्योर ज्यादा कल कुछ इसी आता का नहीं। एक्सेस देना है सर, कल इसी को हाँ एक्सप्लेन करना है डिटेल में। सर, अभी ना करके ये 1 मंथ बात करें तो सर, मतलब मैं तो जस्ट लैब मेरे। कैसे करोगे? हाँ, वो बात भी सही है, फिर इन सर सब फ्री। का आंसर कल मिलेगा, ओके सर, ओके ओके सर। इन सब का यस। आंसर कल मिलेगा, क्या क्यों कैसे, जी जी सब का जी। आंसर। या तो अज्योर में अगर आप लॉग इन करना चाहते हैं, राइट, एक्सेसिंग अज्योर, एक्सेसिंग अज्योर क्लाउड, तो आपको 2 तरह के एक्सेस जनरली एज ए यूजर मिलते हैं, यूआई एंड सीएलआई, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। 2 तरह के एक्सेस होते हैं, यूआई एंड सीएलआई बेस्ड एक्सेस। इसमें एपीआई बेस्ड एक्सेस भी हो सकता है, जब कोई यूजर कनेक्ट करने के बजाय कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर कनेक्ट करना चाहता है अजूर क्लाउड से, तो वो एपीआई से कनेक्ट करता है। यूआई या सीएलआई ये 2 तरीके से कनेक्ट होते हैं। जो यूआई एक्सेस है ये होता है https://portal.azure.com, और जो सीएलआई एक्सेस है इसमें एक कमांड होता है एजेड बस, ठीक, एजेड। तो सीएलआई भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था इसका एक टॉपिक आएगा। अभी पोर्टल देखते हैं। आपको ये पोर्टल ओपन करोगे, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब्सक्रिप्शन में हम कल समझेंगे। आज समझ लो कि आपने लॉगिन कर लिया। अगर आप लॉगिन करते हो तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन मिलेगी। ये स्क्रीन कुछ कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट के जैसी, प्लेटफॉर्म के जैसी आपको दिखेगी, जहाँ पे उसमें भी यहाँ सर्च करने का ऑप्शन होता है, आईफोन 16, राइट, यूटेंसिल्स, राइट, जो भी आपको सर्च करना है ई कॉमर्स वेबसाइट पे, उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सर्च करने होते हैं, वैसे ही सेम इसमें भी है। यू कैन सर्च फॉर वीएम, लोड बैलेंसर, यू कैन सर्च फॉर आईपी, यू कैन सर्च फॉर वर्चुअल नेटवर्क्स, एनीथिंग, राइट। इस पे अभी आएंगे भी और आगे। ये जो बटन है इस पे आप क्लिक करके हमेशा होम डायरेक्टरी पे आ सकते हैं, होम पेज पे आ सकते हैं। दिस इज योर होम पेज। ये जो सेक्शन आपको मिल रहा है ये फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं बल्कि रिसेंटली एक्सेस्ड सर्विसेज है। मैंने अभी कोई सर्विस एक्सेस की होगी, मैंने अभी रिसोर्स ग्रुप एक्सेस किया था इसलिए वो यहाँ आ गया, रिसेंटली एक्सेस्ड
माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, कंटेनर रजिस्ट्रीज, वर्चुअल, ये सब कुछ एक्सेस किया था मैंने, इसलिए यहाँ आया। इधर आप देखेंगे तो आपका मेल आईडी होगा और एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी या आपका जो भी डायरेक्टरी का एक नाम होगा। डायरेक्टरी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है टेनेंट से ना। अभी एक जगह पे यहाँ पे हमने कहीं देखा था ना वो टेनेंट, अभी इमेज तो चला गया। तो टेनेंट से स्टार्ट, आज डायरेक्टरी रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन का मेन स्ट्रक्चर, उसके बाद मैनेजमेंट ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप आता है, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद ये जो सेक्शन है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बटन, ये बेसिकली एक फीडबैक का सेक्शन है। वी डोंट रियली वांट दिस। ये जो सेक्शन है ये डॉक्यूमेंटेशन हेल्प का सेक्शन है। इफ यू क्लिक हियर डॉक्यूमेंटेशन आएगा। यू कैन ब्रीफली गिव एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क, लेट्स से अजूर वीएम क्रिएशन, इफ यू वांट यू कैन गिव लाइक दिस। अजूर वीएम क्रिएशन के डॉक्यूमेंटेशंस भी आपको यहाँ आ जाएंगे एंड यू कैन गेट योर सपोर्ट्स। ठीक, यहाँ पे वर्चुअल मशीन, इसमें लाइनक्स बॉक्स में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका रिसोर्स, राइट। ये बेसिकली सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए। ये जो बटन है ये क्लिक करके देन यू कैन चेंज डायरेक्टरीज। आई विल टॉक अबाउट द डायरेक्टरीज लेटर ऑन, जब हम लोग इंट्रा आईडी के चैप्टर में पहुंचेंगे। ये जो है ये नोटिफिकेशन है, बेल आइकॉन दिख रहा है, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मतलब आप जो कुछ भी रिसोर्सेस क्रिएट कर रहे हैं या आप अपडेट कर रहे हैं या आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखेगी। आपने जो जो भी किया होगा वो सब दिखेगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने इतनी कुछ चीजें 7 घंटे पहले कुछ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो क्या किया वो सब। और ये आपको, इसी को हम लोग एक्टिविटी लॉग भी बोलते हैं। तो लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग का एक चैप्टर भी आएगा जहाँ पे मैं आपको इनके प्रॉपर मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक्टिविटी लॉग्स को अच्छे से रखते हैं। AWS से अगर कोई यहाँ आया है तो AWS में इसको हम लॉग ट्रेल भी बोलते हैं, ऑडिट ट्रेल भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी कंपनी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंस रखती है। देन यहाँ पे आपको एक CLI बटन मिलेगा। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहीं पे एक कमांड लाइन लॉन्च हो जाएगा। कमांड लाइन क्लाउड सेल पे अगर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक क्लाउड सेल रिक्वेस्ट होने लग जाता है। क्लाउड सेल अज्यूर का क्योंकि है, इसलिए यहाँ पे दोनों एनवायरनमेंट मिलेंगे, लाइनक्स और विंडोज दोनों। अगर समवन इज रियली इंटरेस्टेड इन अज्योर, विंडोज यूजर है और उसको पावर सेल बहुत अच्छे से पता है, तो यहाँ पावर सेल लॉन्च हो जाएगा। इफ यू सी दिस इज नॉट अ पावर सेल, दिस इज अ बैश, लाइनक्स का, राइट। लाइनक्स के जैसा है, mkdir टेस्ट सब कुछ चल रहा है लाइनक्स के जैसा। और अगर आप एक पावर सेल यूजर हैं और इंटरफेस चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन स्विच टू पावर सेल। सेम यही सारी चीजें चेंज होके स्विच होके पावर सेल में आ जाएंगे, राइट। वही डायरेक्टरी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो ये आप कमांड लाइन से अपने रिसोर्सेज को अगर मैनेज करना चाहते हैं एंड यू वांट, राइट, तो आप कर सकते हैं। ये कमांड लाइन से हो सकता है। कमांड लाइन, इसके बारे में, क्लाउड सेल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग CLI में जाएंगे। ये जो बटन है ये आपको दिख रहा है सर्च वाला। सर्च, यहाँ से सिर्फ रिसोर्स ही सर्च नहीं होते। इफ यू सी, सिर्फ आपके रिसोर्स ही सर्च नहीं होंगे, सर्विसेज सर्च नहीं होंगी, बल्कि सर्विसेज, रिसेंटली रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें सर्व होती हैं। एज एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हाउ टू क्रिएट ए लाइनक्स वर्चुअल मशीन, इफ यू डोंट नो, आपने सिर्फ इतना लिख के इस पर क्लिक किया तो वर्चुअल मशीन से रिलेटेड सर्विसेज आएंगी, डॉक्यूमेंटेशन आएगा, लाइनक्स ऑन अजूर ट्रेनिंग, लाइनक्स मशीन, वर्चुअल मशीन इन अजूर, वर्चुअल मशीन। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक आपको ये देखो ट्रेनिंग का सेक्शन खुलता है जहाँ पे कि यू कैन फॉलो, यू कैन स्टार्ट गेटिंग स्टार्टेड, कैसे वर्चुअल मशीन बनते हैं। ये यूनिट है कि व्हाट इज लाइनक्स वर्चुअल मशीन, वो आप यहाँ देखते हो। फिर अजूर के इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज को आइडेंटिफाई करते हो, राइट। ये काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे लैब के जैसा दिख जाता है कि पढ़ाई, राइट, सारी चीज़ें कैसे होते हैं। देन यू डू अ नॉलेज चेक एक्सेट्रा। और अगर आप यहाँ पे हाउ टू क्रिएट ए लाइनक्स वर्चुअल मशीन, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिलता है। इसी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से फिल्टर आउट भी कर सकते हो, अदरवाइज ये वर्चुअल मशीन। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको लेके जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे क्रिएट लाइनक्स वर्चुअल मशीन, CLI से, पोर्टल से, पावर CLI से
कैसे क्रिएट करना है, हियर इट इज गिवन स्टेप बाय स्टेप। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए गूगल करने की जरूरत नहीं है, आप अजूर पोर्टल के अंदर ही चाहें तो डॉक्यूमेंटेशंस भी ले सकते हैं, एंड आपके जो सर्विसेज होंगे वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। मुझे अगर वर्चुअल मशीन चाहिए तो आई विल लुक फॉर वर्चुअल मशीन ओनली, एंड यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स आ जाएगा। मुझे अगर वर्चुअल मशीन के बजाय लोड बैलेंसर्स चाहिए तो मैं यहाँ लिखूंगा लोड बैलेंसर्स आ जाएगा। किसी भी सर्विस को अगर आप क्लिक कर देंगे यहाँ से तो वो लिस्ट डाउन हो जाएंगी कि उस आपके अकाउंट में लोड बैलेंसर, जैसे सर्च कर लिया ना, ये बताएगा कि आपके इस अकाउंट में कितने लोड बैलेंसर्स बने हुए हैं, राइट। नहीं बने हैं तो यहाँ ब्लैंक आएगा, राइट। ऐसे ही होता है। अब ये बात आती है कि ये जो अजूर है पूरा क्लाउड, इसके अंदर कितनी सर्विसेज होती होंगी। कभी आपके दिमाग में अगर आए कि यार अजूर हमें कितनी सर्विसेज देता है, किस किस टाइप की, तो सर्च से तो पता नहीं चलेगा। सर्च से तो जो आपको पता है नाम मिलता जुलता आप वो सर्च कर सकते हैं, लेकिन कोई सर्विस जो आपको नहीं पता तो जैसे अजूर, अजूर के अलावा जो ई कॉमर्स वेबसाइट, मैंने बोला ये ई कॉमर्स वेबसाइट से थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उनमें कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है, वैसे यहाँ पे भी है। इफ यू सी दिस, इसको हम लोग, ये वाला जो मीनू है इसको हैमबर्गर मीनू बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रिड मीनू बोलते हैं, राइट। ये वाला जो मीनू है इसके आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा ऑल सर्विसेज, एंड इफ यू क्लिक ऑन ऑल सर्विसेज लाइक दिस, देन यू विल फाइंड आउट कैटेगरीज। कैटेगरीज में आपको हर तरह की सर्विसेज मिलेंगी। और अगर आप डाउन होके जाओ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ, बिकॉज यू आर इन ऑल सर्विसेज, ऑल बटन पे आपने क्लिक किया हुआ है, ये आपने ऑल किया है, हर तरह की सर्विसेज, ऑल सर्विसेज यहाँ पे आपको दिखेंगे। आपके पास यहाँ लगभग थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज हैं, सबकी कैटेगरी अलग अलग है। जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसकी सर्विसेज, राइट। कंप्यूटर विजन, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस, अदर। कंप्यूट में यू कैन क्रिएट दीज मच ऑफ रिसोर्सेज, SSH कीज, वर्चुअल मशीन्स, मशीन स्केल सेट, Azure VDI, right? Containers में you can create these much of services. Databases में these much of databases which you can create. DevOps में these much of things which you can create. Identity में these much of the things you can create, right? Mixed reality, migration, IoTs, networking, security, storage, web and mobiles. There are multiple resources. Azure जितनी भी सर्विसेज ऑफर करता है अंडर विच कैटेगरी, सारी के सारे रिसोर्सेज कैटेगरीज में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। तो अगर नेविगेट करके देखना है सर्विसेज तो दिस इज हाउ यू कैन वॉच, एंड देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट अजूर, आप होम पेज पे वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा जो है वो पोर्टल है। अब मुझे अगर पता है कि मैं रिसोर्स हायरार्की एक्सप्लोर करना चाहता हूँ तो मैं पहले मैनेजमेंट ग्रुप देखना चाहूँगा। मैनेजमेंट ग्रुप कैसा दिखता है उसके लिए मुझे यहाँ सर्च करना है मैनेजमेंट ग्रुप्स। मुझे यहाँ मैनेजमेंट ग्रुप की सर्विस दिख जाएगी। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा मुझे जितने भी मैनेजमेंट ग्रुप्स मेरे पास होंगे वो सब यहाँ दिख जाएंगे। तो मेरे पास फिलहाल कोई नहीं है, मैं यूजुअली लैब पढ़ाने के बाद क्लीन कर देता हूँ। यहाँ अगर हम देखें तो एक फिर भी रूट ग्रुप मेरे पास है, उसका नाम है टेनेंट रूट ग्रुप, आपके सामने दिख रहा है। एंड इस टेनेंट रूट ग्रुप के अंदर 3 सब्सक्रिप्शंस हैं, वो यहाँ दिख रहे हैं। हियरार्किकल हो गया ना। टेनेंट रूट ग्रुप के अंदर 3 सब्सक्रिप्शंस, बट टेनेंट रूट ग्रुप एक रूट ग्रुप है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो देयर विल बी अ सेक्शन विच टॉक्स अबाउट कि सब्सक्रिप्शंस कितने हैं इस मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर, रिसोर्सेज कितने हैं इसके अंदर, राइट। स्टैंडर्ड तरीके से जो मैं आपने बोला ना अभी कि सर इजी हो जाता है, तो ये इजी हो जाता है कि अगर मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर, रूट ग्रुप के अंदर या मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर उसके कितने चाइल्ड्स हैं उन सब की हिस्ट्री यहाँ पढ़िए। इसके अंदर कितने सब्सक्रिप्शंस हैं वो यहाँ लिस्ट डाउन हो जाएंगे। इसके अंदर के सब्सक्रिप्शन के अंदर के रिसोर्स ग्रुप्स कितने हैं वो यहाँ लिस्ट डाउन हो जाएंगे, और उनके अंदर फर्दर रिसोर्सेज कितने हैं वो यहाँ लिस्ट डाउन हो जाएंगे, राइट। तो अगर दादाजी हैं तो उनको पता है कि मेरे कितने बेटे हैं और मेरे कितने पोते हैं, तो वो सब चीज़ यहाँ पे दिख जाती है। बट एज आई मेंशन्ड कि under tenant root group you can have further more management groups created as a child. This is also possible, and that's the reason here we have create option. मैं tenant root group के अंदर हूँ, I got a create button. tenant root group के अंदर हूँ तो मुझे ये भी पता चल रहा है कि there is overview पे चलते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट ग्रुप बताएगा कि यहाँ पे मैनेजमेंट ग्रुप्स जो हैं वो
एक ही है। अब अगर मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूं, यू सी दिस, तो ऑप्शन विल ओपन अप फॉर क्रिएटिंग ए मैनेजमेंट ग्रुप फर्दर। और अगर मैं मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि मैं इनसाइड टेनेंट रूट ग्रुप के अंदर क्रिएट कर रहा हूं, ये मैनेजमेंट ग्रुप ऑटोमेटिकली इसका चाइल्ड हो जाएगा, बट विदाउट एनी सब्सक्रिप्शंस। Then how can we move any subscription from one management group to another subscription? One subscription we can move from one management group to another management group, from parent to child, child to parent, or child to child. That we will see. ठीक, तो मैं एक चाइल्ड मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट करने जा रहा हूं यहाँ पे। सो विल नेम इट एज डेव सेल्स, राइट, सिर्फ इसका नाम सेल्स रख देते हैं, एंड डिस्प्ले नेम रखते हैं सेल्स मैनेजमेंट, एंड सबमिट किया। जब आप कोई भी रिसोर्स क्रिएट करेंगे एज़ूर पोर्टल में, तो ये वाली जो चीज है ये आपको ऐसे ऐसे प्रोग्रेस दिखाती रहेगी। हाँ भाई बन रहा है, बैकएंड में काम चल रहा है, रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे काम चलता है। जैसे ही रिसोर्स क्रिएशन कंप्लीट होगा तब भी आपको तुरंत मैसेज, यहाँ पे एक बलून आ जाएगा, मैसेज बलून, कि हाँ भाई रिसोर्स क्रिएट कंप्लीट हो गया। तो वी कैन वेट टिल दिस मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएटेड, एंड देन विल सी कि कैसा दिखता है। क्रिएट हो गया। सो व्हाट डू यू सी हियर, टेनेंट रूट ग्रुप का चाइल्ड है कौन, 3 सब्सक्रिप्शन भी चाइल्ड है इसके, इसी के पार्ट है, और सेल्स मैनेजमेंट ग्रुप भी इसी का पार्ट है। ठीक, कैन वी क्रिएट फर्दर मोर सेल्स मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर? चलो लेट्स क्रिएट अगेन, राइट, सेल्स चाइल्ड, सेल्स चाइल्ड, submit. What I'm doing here is I already had something as root management group, then I created a sales management group, then inside sales management group I have further created child sales management group, right? तो वो hierarchy मुझे दिख जाएगी। Then I'll tell you कि subscriptions जो होते हैं उनको कैसे इधर उधर मूव किया जाता है। Okay, here is an option. Sir, tenant root group whether you have created or by default exists? By default रहता है वो, Okay. जब भी आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो रहेगा। So if you see, we are at management group, tenant root group is always part of the account sign up. Then there are 3 subscriptions as a child, and the other childs are this sales management group. इसका भी child एक है जो वो sales child है। This is how we can look at it, right? सबके IDs different होंगे। This is how. But now the question is कि subscription requires by all these management groups, right? So that further we can create things. Can I move any existing subscription to any management group? Yes, we can. Because subscription आप create करते हो ना, तो creation के टाइम में ये नहीं पूछता subscription के लिए किस management group का part होना चाहते हो, वो by default tenant root group का part हो जाता है। If I create a new subscription, it will automatically be part of tenant root group. तो मुझे वैसे भी subscriptions को move करना पड़ता है to the child management group. Subscription creation के समय we will not get any option to select, right? Liberty नहीं मिलती। 3 सब्सक्रिप्शंस हैं। अब मैं इनमें से एक इसके अंदर और एक इसके अंदर मूव करना चाहता हूं। तो किसके अंदर मूव करना चाहता हूं, पहले उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो सेल्स मैनेजमेंट के अंदर जाऊं, यहाँ पे मुझे बटन मिलेगा ऐड सब्सक्रिप्शन, क्लिक करूंगा। जितने भी सब्सक्रिप्शन होंगे, चाहे जहां हो, चाहे जिस चाइल्ड चाहे जिस पेरेंट के अंदर हो, सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ लिस्ट डाउन हो जाते हैं। अगर आप किसी भी मैनेजमेंट ग्रुप में जाके, चाइल्ड हो पेरेंट हो कोई भी, उसके अंदर जाके ऐड सब्सक्रिप्शन बटन दिखाएंगे, तो जहां पे भी जितने भी हो वो सारे दिख जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास 3 है, तीनों दिख गए। मैं इसके अंदर पे एज यू गो ये वाला सेव कर दूं तो क्या होगा, ये सब्सक्रिप्शन जो कि पहले दादाजी के पास था, टेनेंट रूट ग्रुप के पास, रूट मैनेजमेंट ग्रुप के पास, उससे इस सेल्स के पास आ जाएगा, सेल्स मैनेजमेंट। एंड दिस इज अपडेटेड। इफ आई डू अ रिफ्रेश हियर, वी शुड बी एबल टू सी दैट हियर, राइट। ये आपका इसके अंदर हो गया, लेकिन इसके अंदर कोई नहीं है, तो इसको क्लिक करो अब और इसके अंदर ऐड कर दो जो दूसरा वाला था एक। तो वी हैव क्लिक्ड इट हियर एंड शेयर्ड। तो अब इसका पूरा स्ट्रक्चर आप रूट मैनेजमेंट ग्रुप में जाके आराम से देख सकते हो कौन किसके अंदर कैसा है। जब ये अपडेट हो जाएगा, दिस इज अपडेटेड। इफ आई डू अ रिफ्रेश, ये थोड़ी देर में मुझे दिखाएगा कि हाँ भाई मेरे पास भी एक सब्सक्रिप्शन एडेड है सीधे से। और अगर आप मैं मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर चला जाऊं एंड इफ आई डू अ रिफ्रेश,
तो टेनेंट रूट ग्रुप के अंदर एक सब्सक्रिप्शन है KR लैब, और टेनेंट रूट ग्रुप के अंदर एक सेल्स मैनेजमेंट ग्रुप भी है। सेल्स मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर एक सब्सक्रिप्शन है पे एज यू गो, एंड सेल्स चाइल्ड रूट मैनेजमेंट ग्रुप भी है, और इसके अंदर फिर एक सब्सक्रिप्शन। दिस इज हाउ वी सफल अराउंड, दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट, राइट। पहला 2 स्ट्रक्चर मैंने आपको आज बताया है। अब कल हम लोग, मैनेजमेंट ग्रुप में कोई सेटिंग्स नहीं होती है, मैनेजमेंट ग्रुप इज जस्ट एज अ काइंड ऑफ फोल्डर, इसकी कोई बहुत प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं है, जस्ट दैट क्रिएटिंग इट, मैनेजिंग इट प्रॉपरली, राइट, एंड असाइनिंग प्रॉपर सब्सक्रिप्शन टू द रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट ग्रुप, दैट इज इट, इतना ही है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, अगर हम सब्सक्रिप्शन को मूव कर रहे हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन के अंदर जो भी है, चाहे रिसोर्स ग्रुप हो, रिसोर्स हो, सारे मूव वो हो भी मूव जाएंगे, हो राइट? जाता है, बिल्कुल। यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट सेम ही है, इफ यू मूव द फोल्डर, इनसाइड फोल्डर जो भी फाइल्स है, फोल्डर है, सब मूव हो जाएंगे, है ना, कट पेस्ट करोगे तो। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है फिर। सर नेक्स्ट, जैसे कि आपने बताया कि एक मैनेजमेंट ग्रुप एक फोल्डर है, सर हाँ, सब्सक्रिप्शन क्या है, हम क्यों यूज कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन, ये नहीं कल पता सर मुझे। पढ़ाएंगे ना। अच्छा अच्छा, ओके सर। हाँ हाँ, ठीक है तो सर। आज मैंने स्टार्ट किया हायरार्की, मैनेजमेंट ग्रुप पढ़ा दिया। हाँ हाँ। अब सब्सक्रिप्शन कल पढ़ाऊंगा, उसके बाद रिसोर्स ग्रुप भी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद रिसोर्सेज पे आएंगे। जी सर। ओके, सो डे 4 विल बी डेडिकेटेड टू, डे 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शंस, इसके बारे में बहुत डिटेल में, सब्सक्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि सब्सक्रिप्शन के अंदर चीज़ें भी हैं, जैसे कॉस्ट एनालिसिस वगैरह करना, बजट अलर्टिंग वगैरह सेटअप करना, राइट। तो सब्सक्रिप्शंस के बारे में कल पढ़ेंगे। ट्रायल टियर, बहुत सारी चीज़ें हैं, पे एज यू गो मॉडल, बहुत सारी चीज़ें हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर, इसमें टाइम लगेगा। उसके बाद हम लोग रिसोर्स ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लॉक अनलॉक, वो जरूर पढ़ेंगे, फिर जाके रिसोर्स ग्रुप खत्म होगा। उसके बाद फिर हम लोग तब चलेंगे कंप्यूट सेक्शन पे, विच विल बी आवर वर्चुअल मशीन क्रिएशन। यहीं पे मैं आपको फिर वो जो आज तक पढ़ा है अभी तक, उसका कुछ प्रैक्टिकल यूज केसेस दिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। इट्स 5:50। थैंक यू वेरी मच, अनलेस एनीवन हैज एनी डाउट्स और क्वेश्चंस टू आस्क। Okay, great. No question, then we are all good. Thank you सर very much. वन क्वेश्चन Good night. एक्चुअली सर, एक जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास में बताया था हाँ कि जी, ये कस्टमाइज है, इसमें AZ900 एंड AZ104 कवर किया है आपने। जी। सर ये एसोसिएट है या फिर एक, जैसे सर एक मैंने देखा था एक प्रोफेशनल लेवल का भी सर्टिफिकेट होता है सर, इसमें होता है क्या हाँ, सर? बट हमने, हाँ जी, बिल्कुल हमने बताया भी तो है, हाँ राइट। तो अजूर का सर्टिफिकेशन जो है वो 3 लेवल का होता है, फंडामेंटल सभी के होते हैं, फंडामेंटल, हाँ। एंड देन एसोसिएट, एंड देन जी सर। प्रोफेशनल। हम लोग जो कर रहे हैं, फंडामेंटल इज AZ900, 104 इज एसोसिएट लेवल, and जी then सर। after this then you go for professional level like AZ400 Azure DevOps के लिए, 305 304 आर्किटेक्ट के लिए, राइट, एंड बाकी सब। तो Azure, आप हाँ ऐसे इमेजेस पे Azure सर्टिफिकेशन पाथ्स, if you type like this you will get हाँ हाँ। something यस really good here, right? That's it here, हाँ fundamental, associate, professional या हाँ। expert, right? अच्छा, एक्सपर्ट, ओके सर, ओके। ये 40 सर, इसमें मतलब ये 400 का भी सर आप कोर्स लेते हैं क्या, जैसे ये 305 एंड 400? नहीं, यहाँ केआर हाँ नेटवर्क क्लाउड के अंदर जो भी कोर्सेज बनते हैं तो वो आपको केआर नेटवर्क क्लाउड से ही पता चलेंगे। हाँ हाँ। कब बैच बनता है किस चीज़ का। हाँ, अजोर डेवॉप्स जो है वो मैं पढ़ाता हूँ AC400, अच्छा सर, बट उसके ये बैचेस कब बनेंगे क्या नहीं वो आपको वहीं से पता चलेगा। दिस वन इज है हम्म। केआर यस सर, नेटवर्क पढ़ाया था। 400। यस सर, हाँ, यस। हाँ। मैं पढ़ाता यस, हूँ। ठीक है सर, यही सर। ओके, थैंक यू ऑल, गुड डे। Thank you, गुड sir. डे, गुड डे सर।